एंड वेलकम माय डियर फ्रेंड्स। आज अगेन हम लेकर आए हैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का टॉपिक एंड टुडे वी विल डिस्कस वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। वी विल डिस्कस फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक, इंडियन नेशनल कांग्रेस कैसे बनी, क्या बैकग्राउंड था, क्या रीजंस था, हु वर पीपल हु फॉर्म्ड इस इंडियन नेशनल कांग्रेस, कौन लोग थे, क्या टाइम पीरियड था, ऑब्जेक्टिव्स क्या थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, राइट, देयर ऑब्जेक्टिव्स। तो ये सारी चीज़ें वी विल डिस्कस। एंड वन थिंग आई गॉट एज अ फीडबैक फ्रॉम यू पीपल कि हिंदी में भी पढ़ाना है, बाइलिंगुअल। तो आज मैं कोशिश करूँगा कि वॉट एवर आई स्पीक इन इंग्लिश, जो भी मैं इंग्लिश में बोलूँगा, आई विल ट्राई टू ट्रांसलेट इट, ओके, सो दैट दोनों पार्टी, इंग्लिश और हिंदी, जो भी वॉच कर रहे हैं, दोनों को फ़ायदा हो, दोनों समझ सकें, राइट। तो ये हमारे टॉपिक का डिस्कशन होगा। अभी प्रीवियस क्लास में व्हाट वी हैव डिस्कस, लेट्स जस्ट ओके। सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो डिस्कस किया था, सोशल रिफॉर्म्स, सोशियो रिलीजियस reforms, okay, we discussed about women issue, then child marriages, and in both of them, दोनों में मिला के क्या क्या था, सती प्रथा, right, then increasing the age of the marriage, पर्दा प्रथा, widow remarriage, all these issues we discussed. Then after completion of these things, इसके बाद हमने देखा various efforts, है ना, in the form of ब्रह्मो समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज, ऑल दीज थिंग। प्रार्थना समाज, ये हमने लास्ट क्लास में कवर किया। आफ्टर दैट व्हाट वी कवर्ड पीपल्स रिवॉल्ट्स, पीपल्स रेजिस्टेंस, पीपल्स रेजिस्टेंस, राइट, ये हमने देखा। और उससे पहले वी डिस्कस 1857 रिवॉल्ट इन टोटलिटी, कि कैसे, क्या रीजंस थे, क्या इवेंट्स थे, क्यों इमीडिएट कॉज था, वेरियस अदर कॉज, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, रिलीजियस, सोशल, मिलिट्री कॉज, ओके। फिर इम्पैक्ट क्या था, 1858 एक्ट्स देखा। तो अभी तक ये हमने पढ़ लिया है प्रीवियस क्लास में। आज वी विल डिस्कस वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक, तो सबसे पहले मैं कोशिश करूंगा कि आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन थ्रू दिस नोट बोर्ड, यहाँ बोर्ड से एक्सप्लेन करूंगा। देन वी विल गो थ्रू पीपीटीज। पीपीटीज में हम बाद में जाएंगे, पहले यहाँ समझने की कोशिश करेंगे, राइट। INC समझने की कोशिश करेंगे, पूरा बैकग्राउंड, एक स्टोरी, पूरे स्टोरी के तरीके से कि क्या था इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले, क्या सिचुएशन थी, देश में क्या चल रहा था, ठीक, उस टाइम पे, किस टाइम की बात है, पूरा बैकग्राउंड समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सेफ्टी वॉल थ्योरी, लाइटनिंग कंडक्टर थ्योरी, फिर उसके बाद पीपीटीज से गो थ्रू करेंगे कि अगर कुछ रह गया हो तो मिस ना हो, ये हमारा अप्रोच रहेगा। और उससे पहले, इंडियन नेशनल कांग्रेस से पहले हमको डिस्कस करना पड़ेगा नेशनलिज्म, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया, राइज ऑफ नेशनलिज्म, राइट। तो ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, फिर हम देखेंगे कि क्या फैक्टर्स थे, नेशनलिज्म है क्या, इंडिया में मिसिंग क्यों था,
कहाँ से आना चालू हुआ नेशनलिज्म, किन फैक्टर्स के कारण आना चालू हुआ, और इसने कैसे हेल्प की इंडियन नेशनल कांग्रेस को फॉर्म करने की। और जब इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म हो जाती है तो उसके बाद हमारा पूरा इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल कैसे इस नेशनलिज्म आइडियोलॉजी के थ्रू आगे बढ़ता है। ठीक है, तो ये चीज़ समझेंगे। सबसे पहले तो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज नेशनलिज्म। नेशनलिज्म क्या है ये हम समझते हैं, फिर हम देखेंगे कि क्या मिसिंग था उस टाइम पे। तो इसको समझने से पहले आप दो चीज समझिए, टू कॉन्सेप्ट्स, कॉन्सेप्ट्स ऑफ स्टेट एंड कॉन्सेप्ट ऑफ नेशन, राइट। स्टेट एंड नेशन, वी यूज दीज टू टर्म्स इंटरचेंजेबली। अगर हमको स्टेट मीन्स बेसिकली जियोग्राफिकल एरिया ना, जियोग्राफिकल एरिया, और टेरिटरी, ठीक है, टेरिटरी ये स्टेट हो गया। इसका नेशन एक हो गया, नेशन में इट कम्स एवरीथिंग, नेशन में उसके लोग, ठीक, वहाँ के खाना पीना, रहन सहन, रिलीजन, ठीक है, सोसाइटी, एवरीथिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट कंप्राइजेज अंडर नेशन। तो इट्स अ काइंड ऑफ बिगर कॉन्सेप्ट और एक इमोशनल कॉन्सेप्ट भी हो गया, राइट। इमोशनल, पॉलिटिकल, जियोग्राफिकल एंड पॉलिटिकल स्टेट हो गया, एक बाउंड्री होगी, ठीक है। नेशन में क्या क्या होगा, नेशन कंप्राइजेस इट्स पीपल, रिलीजन, कल्चर and everything, right, society and everything, so that is nation। अब इसमें नेशनलिज्म फिर क्या होता है, नेक्स्ट थिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड इज नेशनलिज्म। नेशनलिज्म का मतलब है द फीलिंग ऑफ बीइंग वन, ओके, और कॉमननेस, राइट। ये है नेशनलिज्म का मतलब। एग्जाम्पल से अगर हम समझे तो आप इंडियंस हो, ठीक, ये नेशनलिज्म कब इम्पोर्टेंट होता है इंडियन, जब हम इंडिया में रहते हैं तो ये इतना इम्पोर्टेंस इसका समझ में नहीं आता। जब इंडिया से कभी बाहर जाते हैं और वहाँ कोई इंडियन मिलता है, अभी जब हम इंडिया से बाहर रहते हैं, लेट्स से आई एम फ्रॉम एमपी, ओके, और मैं एमपी से बाहर जाता हूँ किसी दूसरे स्टेट में, तो मुझे अगर एमपी का कोई मिलता है तो वो मेरे लिए एक ज़्यादा अफेक्शनेट होता है, मैं उससे अच्छे से बात करता हूँ। या कोई भी कहीं भी दूसरे स्टेट का मिलता है, अपने स्टेट को पाकर ही और शी फील्स हैप्पी, राइट। तो ये तो एक रीजनल कॉन्सेप्ट हो गया, वी टेक प्राइड ऑन आवर लोकल स्टेट, है ना, वो स्टेट का हो गया। लेकिन अगर कंबाइंड बात करें, नेशनलिज्म की बारे में बात करें, तो फिर हम इंडिया के बारे में बात करेंगे कि इंडिया इज़ द कंट्री ऑफ डाइवर्सिटी, यूनिटी है ना। किसी को अगर हम बता रहे होंगे तो वी विल नॉट टेल अबाउट एमपी और पर्टिकुलर स्टेट। किसी फॉरेनर को बताएंगे तो उसको बताएंगे कि यू विजिट टू आवर कंट्री, विजिट, आप भले ही एमपी से हो, लेकिन आप बोलोगे कि अगर आप दिल्ली में हैं तो लाल किला जाके देख लीजिए, ठीक है, वहीं से पास में आगरा है, आप वहाँ का ताजमहल जाके देख लीजिए, ठीक। तो ये एक फीलिंग है कि वी आर इंडियंस, और इंडियंस में इतनी सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। कोई अगर कभी अटैक हो रहा हो, पाकिस्तान से अटैक हो रहा हो, तो एक कॉमन फीलिंग आती है कि इट्स बिकमिंग रॉन्ग, राइट, इट्स हैपनिंग रॉन्ग, बहुत गलत हो रहा है। तो ये है, ये इसको बोलते हैं कॉमननेस, इंडियननेस, ठीक है, नेशनलिज्म। और नेशनलिज्म के हिसाब से फिर क्या होता है कि जब कभी कोई देश में खतरा होता है, तो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस फीलिंग, just because of having the idea of nationalism, we come together, सोशल मीडिया के थ्रू आ जाएं या अपने अपने रीजन पे, जैसे कि मान लीजिए इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करना, ठीक, 15 अगस्त 1947, एवरीवन सेलिब्रेट्स ऑल ओवर द कंट्री, चाहे वो लद्दाख में हो या साउथ में कन्याकुमारी में हो, ठीक है, पूरे देश के लोग ये इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं। रिपब्लिक डे पूरे देश के लोग सेलिब्रेट करते हैं। ऐसा कहीं पे भी आपने नहीं सुना हुआ जहाँ पे सेलिब्रेशन नहीं होता है। और वहीं पे अगर
ओणम है केरला का, तो वो अच्छे से सेलिब्रेट होता है। हमारे यहाँ उसी टाइम पे मकर संक्रांति हो रही होती है नॉर्थ में, तो वो अच्छे से सेलिब्रेट होती है, राइट। तो ये फीलिंग है, फीलिंग ऑफ वननेस जो है, दैट इज नेशनलिज्म। तो अब हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, इस मतलब अभी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में ये समझना जरूरी है। तो ये इसलिए पढ़ रहे हैं हम नेशनलिज्म कि जब तक ब्रिटिशर्स थे, ठीक है, इसको आप समझिए कि हम बात कर रहे हैं मान लीजिए 1857 की। 1857 का जो रिवॉल्ट हुआ, इन दैट रिवॉल्ट पीपल वर फाइटिंग फॉर नेशनल इश्यूज और व्हाट, फॉर देयर लोकल इश्यूज, लोकल इश्यूज, ठीक है। अपने अपने ग्रीवेंसेस थे, ठीक। जमींदार्स का अलग था, पीजेंट्स के अलग थे, आर्टिजन्स के अलग थे, और भी जो मनी लेंडर, मतलब जो लोग भी थे, प्रिंसली स्टेट्स जो किंग्स थे, डिस्पोज्ड किंग्स, उनके अलग ग्रीवांसेस थे। दे वर हैविंग देयर ओन ग्रीवांसेस, ठीक है, उनकी अलग प्रॉब्लम थी, तो उसके लिए फाइट कर रहे थे। और उनका जो एजेंडा था वो भी यही एजेंडा था, दे वांटेड टू मेंटेन स्टेटस को। ब्रिटिश के आने के पहले जो रीजनल स्टेट्स थे, है ना, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था बिरजिस कादिर का अवध में, कि पीपल अनाउंस हिम एज देयर लीडर, राइट। तो वो था कि लोकल इश्यूज लोकल में जाना जाते हैं। इसका मतलब वो कॉमननेस की कमी है ना, कॉमननेस, और द आइडिया ऑफ बीइंग वन इज मिसिंग, बीइंग वन इज मिसिंग, राइट। तो ये नेशनलिज्म मिस हो रहा है यहाँ पे। लेकिन अब हम फाइट किससे कर रहे हैं, हमारा एनिमी कौन है यहाँ पे, एनिमी इज ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, है ना। और आपको पता है 1857 के बाद तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पूरा ओवरटेक कर लिया, विच इज हैविंग अस, रूलिंग अस इन ऑल इंडिया लेवल। ठीक है, और इसने सारे ऑपरेटर्स भी बना दिए। कैसे ऑपरेटर्स, लाइक जुडिशरी हो गया, ठीक है, सिविल सर्विसेज हो गया, सिविल सर्विसेज, लॉज, कॉमन लॉज हो गए ना, आईपीसी, सीआरपीसी, ये सारी चीजें। तो आप देखो यहाँ पे एक नेशनलिज्म की जरूरत समझ में आने लग गई, ठीक है, समझ में आने लगी कि कुछ चीज तो मिसिंग है जो यहाँ पे होना चाहिए, ठीक। ये हमारे लीडर्स, अब देखो लीडर्स कैसे समझना चालू हुए। लीडर्स जो हैं उनको एजुकेशन, ब्रिटिश एजुकेशन मिलना चालू हुई, ठीक, इंग्लिश एजुकेशन, मॉडरेट्स जो भी हम पढ़ेंगे, इंग्लिश एजुकेशन मिलने के कारण क्या हुआ कि दे स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग दिस कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिकनेस, वननेस, है ना। फ्रेंच में उन्होंने देखा कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन हो रहा है ना, और भी अलग अलग देशों में अलग अलग जगह देखा कि लोग कैसे फाइट कर रहे हैं, जो कि लास्ट टाइम पे, मतलब जब भी रीजनल एक्सपेंशन हो रहा था तो ये चीजें मिसिंग थी, ठीक। तो यहाँ तक मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि क्यों नेशनलिज्म की जरूरत पड़ी, ठीक। अब हम देखते हैं कि नेशनलिज्म आना कैसे चालू हुआ, ठीक है, क्या क्या फैक्टर्स थे। तो अभी मैं बस एक्सप्लेन करने के लिए समझा दे रहा हूँ, फिर स्लाइड से देखेंगे। तो देखो 1860s के बाद, 1858 में रिवॉल्ट हुआ, 1860s के बाद देश में एक अलग ही टाइप का पॉलिटिकल अवेकनिंग चालू हुई, राइट। उसके पीछे रीजंस थे। रीजंस क्या थे, ब्रिटिशर्स ने कुछ और रिफॉर्म्स लाए, ब्रिटिशर्स रिफॉर्म्स तो नहीं बोलूंगा मैं, उसके कुछ ब्रिटिशर्स के एक्शन समझिए आप। क्या एक्शन थे, सबसे पहले एक 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, दूसरा एक इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी, राइट। फिर डिमांड फॉर इंडियनाइजेशन ऑफ सिविल सर्विसेज, राइट। फिर
लोअरिंग टैक्सेस, लोअरिंग टैक्सेस, उसके बाद और भी देखेंगे आप तो इंक्रीजिंग इंपोर्ट ड्यूटी ऑन कॉटन, राइट। ये कुछ इश्यूज थे आफ्टर 1856, ये एवरीथिंग इज देयर इन पीपीटी, वो अभी मैं डिस्कस करूंगा। 1856 के बाद ये इशू ऑल इंडिया लेवल पर सामने आए। ठीक, एक एक करके हम डिस्कस करेंगे इनको कि ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या है, ये क्या है। ये इश्यूज ऑल इंडिया लेवल पर सामने आए कि इसके लिए कोई लोकल इशू नहीं है। टैक्स से हर कोई परेशान हो रहा था उस वक्त, हाई टैक्स से हर कोई परेशान हो रहा था, हर किसी को समझ में आ रहा था। जैसे कि आप आज का एग्जांपल लीजिए कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट की वैकेंसीज नहीं निकालती है, ठीक है, तो पूरे देश में गुस्सा हो जाता है। यहाँ पे हम इंडियनाइजेशन की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि और लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले, क्योंकि सब इंडियंस हैं। लेकिन उस टाइम पे लोगों को समझ में आने लग गया कि यार ये तो और इंडियंस को रिक्रूट ही नहीं कर रहे हैं, ये तो सिर्फ ब्रिटिशर्स को ही रिक्रूट कर रहे हैं, यूरोपियंस को ही रिक्रूट कर रहे हैं, हमारे लिए कुछ अपॉर्चुनिटी ही नहीं है। आप इस तरीके से समझिए, ठीक है। तो एक ऑल इंडिया लेवल का गुस्सा हो गया। ठीक, टैक्सेस, हर किसी को ज्यादा टैक्स देना पड़ रहा है। कॉटन ड्यूटी, इंपोर्ट ऑन कॉटन ड्यूटी का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे इंक्रीजिंग की बात हो रही है, मतलब जो ब्रिटिश से सामान आ रहा है यहाँ पे ये लोग कॉटन ड्यूटी ही कम कर दे रहा है। इंपोर्ट ड्यूटी क्या होता है कि जो भी चीजें इंपोर्ट हो रही होती है उस पर कुछ टैक्स लगाती है गवर्नमेंट, राइट, जिससे कि अगर वो चीज सस्ती है, बाहर से आ रही है, टैक्स लगाने के बाद वो जो इंडिया में, मान लीजिए इसको मैं ऐसे समझाता हूँ कि एक शॉल है ना, कॉटन की शॉल, जस्ट फॉर एग्जांपल इंडिया में मिलती है 500 की, और दिस इज इंडिया। मान लीजिए ये कहीं से इंपोर्ट होके आई, ठीक है, इसका प्राइस इंपोर्ट होने के सारे खर्चा लगाने के बाद 400 ही है, राइट। सो इफ गवर्नमेंट विल, अब अगर मान लीजिए ये 400 की बिकने लगी, तो व्हाट यू विल परचेज, 501 और 401, इंपोर्टेड है ऊपर से, तो कौन सी परचेज करोगे, 400 वाली परचेज करेंगे। तो इंडियंस का तो नुकसान होने लग जाएगा, राइट, सारा। तो ये अब क्यों इसका हाई प्राइस है, उसके अलग अलग रीजन हो सकते हैं, उतनी टेक्नोलॉजी ना हो, उस लेवल का इंपोर्ट क्वालिटी ना हो, जो भी है। तो फिर गवर्नमेंट 100 रुपीज इंपोर्ट ड्यूटी लगा देगी। अब प्राइस कितना हो गया, 500। नाउ बोथ आर हैविंग लेवल प्लेइंग फील्ड। अब कस्टमर्स देखेगा कि दोनों 500 का है, क्वालिटी किसकी अच्छी है, वो चीज परचेज करेगा, राइट। लेकिन ये इंडियन वाले ये नहीं बोल सकते कि हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। तो ऐसा था। तो यहाँ से जब कॉटन आया करता था कुछ भी प्रोडक्ट, तो ब्रिटिशर्स कॉटन ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगाते थे, तो ऑब्वियसली चीप रेट में मिलता था ना, जिससे कि इंडियंस को प्रॉब्लम होती थी, वो हमने डिस्कस कर लिया। ठीक, तो ये सारे ऑल इंडिया इश्यूज थे जिसका विरोध ऑल इंडिया लेवल पे हुआ। पीपल स्टार्टेड फाइटिंग फॉर दीज इश्यूज, ठीक है, वो ऑल इंडिया लेवल पे। एक साइड तो इश्यूज ऑल इंडिया लेवल पे, दूसरे साइड पे ऐसी चीजें हो रही थी जैसे कि राइज ऑफ प्रेस। 1878 के बाद 78 बोल रहा हूँ, मतलब 1850s और 60s के बाद प्रेस बहुत ही, ये प्रेस प्रोलिफरेट होने लगे, ठीक है, लार्ज नंबर पे बढ़ने लगे। और ये सारे इश्यूज हैं जो इंडियंस के बड़े बड़े ये इश्यूज हैं ना, और जो लेजिस्लेटिव काउंसिल वगैरह में चीजें डिस्कस होती थी, उस टाइम के लीडर्स आ गए थे, दादा भाई नौरोजी, सुब्रमण्यम अय्यर, गोपाल कृष्ण गोखले, ये जो बातें किया करते थे, ठीक, वो सारी बातें इस पे छपती थी पेपर्स पे। तो एक पॉलिटिकल अवेकनिंग होने लग गई, है ना। फिर इसी बीच आया एक 1788 वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, प्रेस एक्ट, राइट। तो वर्नाकुलर का मतलब आप समझिए, इसको मैं समझा देता हूं। ये किसके टाइम पे आया था, ये लॉर्ड लिटन, है ना, और रिपन ने इसको रिपील कर दिया था, ठीक। तो ये प्रेस का प्रोलिफरेशन कैसे चालू हुआ, ये अनएक्सपेक्टेड था ब्रिटिशर्स के लिए।
एकदम से चालू नहीं हुआ, धीरे धीरे लोग अपनी आइडियाज रखने लगे। सबसे पहले अगर राइज ऑफ प्रेस देखेंगे तो एक ब्रिटिश आदमी था, ब्रिटिश ऑफिसर था, उसने उसका बॉम्बे गजेट उसका नाम है, वो है ना, बॉम्बे गजेट सबसे पहला कहलाता है। उसने क्या किया कि ही वॉज अगेंस्ट, मतलब उसको कुछ प्रॉब्लम थी किससे, ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्निंग काउंसिल से, ठीक है, उसका प्रीवियस मेंबर था। तो ही स्टार्टेड एक्सपोजिंग द वर्क ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी और उसमें वो लिखने लग गया जिससे कि इंग्लैंड में बैठी हुई सरकार को पता चले। तो वो एक तरीके से उस टाइम का केजरीवाल था, ठीक, जो चीजें अपनी वापस दिखाने की कोशिश कर रहा था। तो फिर उसकी बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया, ही वॉज एक्सपेल्ड, उसको अलग कर दिया गया, है ना। वो फिर धीरे धीरे और लोगों ने भी प्रेस छापना चालू किया, तो प्रेस होने लग गया। और इस प्रेस पे फिर ब्रिटिशर्स ने सिर्फ रेगुलेट करना चालू किया, अलग अलग एक्ट्स लेके आए, ठीक है, वो हम एक अलग टॉपिक है उसमें पढ़ेंगे। फाइनली जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जीएस के लिए है वो 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। सो व्हाट इज वर्नाकुलर? वर्नाकुलर का मतलब लोकल लैंग्वेजेस, लोकल लैंग्वेजेस, है ना, जैसे कि बंगाली, मराठी, ठीक, और मान लीजिए कन्नड़ या तमिल, दीज आर वर्नाकुलर लैंग्वेजेस। तो इसमें आती थी और पीपल वर कनेक्टिंग सो मच। जब कोई चीज आपको, अगर मैं बंगाली होता और कोई दूसरा बंगाली बैठा होता तो हम उसी में बात कर रहे होते, है ना, बंगाली में ही बात कर रहे होते, तो वो ज्यादा कनेक्टेड होते हैं लोग ऐसे करने से। तो ब्रिटिशर्स को समझ में आया, उनको इन्होंने वर्नाकुलर प्रेस को बैन कर दिया, है ना, और बहुत सारे स्ट्रिंगटेंट एकदम कंडीशंस लगा दी वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के लिए कि आपको प्री सेंसरशिप जिसको अगर बोले कि क्या छाप रहे हो वो पहले दिखाना पड़ेगा, ठीक, अगर कुछ गवर्नमेंट के अगेंस्ट छाप लिया तो एक बार वार्निंग, उसके बाद दोबारा पूरा प्रेस ही उठा के ले जाएंगे, है ना। तो लोगों ने विरोध किया कि यार ये कैसी बातें कर रहे हैं, और फिर फाइनली ये रिपील कर दिया लॉर्ड रिपन ने इसको। हाँ, पंपलेट भेजना, जैसे न्यूज़पेपर में अगर बोला गया कि इस पर्टिकुलर जगह पर आपने कुछ एंटी गवर्नमेंट लिखना है, तो लोग क्या करने लगे थे कि उस जगह को खाली छोड़ देते थे। अच्छा, यहाँ कुछ था लेकिन हमें लिखने नहीं दिया। हाँ, तो वो अलग अलग फॉर्म थे और भी बहुत 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 इनोवेटिव टेक्निक लेके आते थे। ऐसा ना लगे कि गवर्नमेंट का विरोध हो रहा है तो जो कोर्ट पुरान, मतलब जो लंदन में चीजें चल रही होती हैं, जो गवर्नमेंट के पार्लियामेंट में लोगों ने कहा वो होता है लंदन में, वो चीज यहाँ पे लिखी जाती थी और ऐसा दिखता था कि हमने तो सिर्फ कोर्ट किया है और एक्चुअली में गवर्नमेंट का वो क्रिटिसिज्म था, राइट। तो ये चीजों का राइज ऑफ प्रेस हुआ जिससे अवेकनिंग बढ़ने लगी, ऑल इंडिया लेवल पे लोग फाइट करने लगे। दूसरा इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी, है ना, ये भी आप लिख सकते हैं। इल्बर्ट बिल 1882 में आया, राइट। इल्बर्ट बिल जो था उसमें ये था कि इंडियन जजेस were allowed to try whom? European people. तो इंडियन और यूरोपियन जजेस में पैरिटी ला दी गई, विच वॉज नॉट लाइक्ड बाई ब्रिटिश, है ना। रिपन ने लेके आया था और उसको फिर बड़ा बैकलेश उसको झेलना पड़ा कि उनको लगा कि ऐसे कैसे हो सकता है। और उसने, रिपन ने रियलाइज किया कि देयर आर सम इंटेलिजेंट पीपल, स्कॉलरली पीपल इन जुडिशरी हु कैन बी गिवन दिस अथॉरिटी, दिस पावर, ना। ऑब्वियसली होता ही है, आप देखिए बड़े इंडियन लोग जाके, जैसे अगर शशि थरूर की बात करूँ तो शशि थरूर जो हैं वो यूएन के सेक्रेटरी जनरल के चुनाव के लिए खड़े हुए थे, है ना, और वो हार गए, अलग बात है, बट ही वॉज हैविंग दैट मच कैपेबिलिटी, ठीक। तो ये है इल्बर्ट बिल 1882 में लॉर्ड रिपन ने लेके आया और इसको फाइनली वापस कर लिया गया। और जब लोग खुश हुए, इंडियन पीपल खुश हुए, लेकिन फिर जब इसको वापस कर लिया गया तो लोगों ने विरोध करना भी चालू किया, है ना। इल्बर्ट बिल हो गई है, ठीक। तो ये 2-3 चीजें हैं जिसके कारण सब लोग ऑल इंडिया लेवल पर आना चालू किए। तो
समझ में आया यहाँ से कि नेशनलिज्म की जरूरत क्यों पड़ी, क्यों एक समझ में आने लग गया कि भाई हम लोग सब कॉमन है। ऐसे कॉमन ऑल इंडिया लेवल इश्यूज रेज हुए, उस इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए फिर पैरेलली एक सिस्टम रेज होने लग गया, जैसे प्रेस हो गया है ना। प्रेस सिस्टम की बात करें तो प्रेस लीडर्स, ऐसे अपने पास लीडर्स आने लग गया, प्रेस आने लग गया, वेस्टर्न एजुकेशन। ठीक, अब देखिए प्रेस आ रहा है, प्रेस में चीजें जो छप रही हैं उसको पढ़ने के लिए भी लोग चाहिए ना। तो मिडिल क्लास राइज हो ही रहा था, और इसमें से लोग आने लगे इंटेलिजेंसिया, राइट। ये लोग इन्होंने लीड किया आगे के मूवमेंट्स को, ठीक, आगे के मूवमेंट्स को लीड किया, और ये मिडिल क्लास जो है वो सपोर्टर्स थे। और फिर जब आप देखेंगे कि जो ये लोग थे, यहाँ के लीडर्स थे, दे वर नोन एज मॉडरेट्स। मैं अभी सब समझाऊंगा मॉडरेट्स क्यों कहते हैं क्या। इस टाइम के, इसका टाइम पीरियड था 1885, इनका अगर पॉलिटिक्स की बात करें तो 1905 है ना, या जब तक स्वदेशी मूवमेंट होता है, फिर गांधी जी आते हैं। तो इनका मानना था कि मासेस आर नॉट येट रेडी, अभी लोग नहीं तैयार हैं, तो ये अपना जो पूरा मूवमेंट है वो मिडिल क्लास और अपर क्लास तक कन्फाइंड रखते थे। फिर गांधी जी आए, उन्होंने मास में पूरा स्प्रेड किया, ठीक। तो ये सारी चीजें रेडी हो रही थी, तो नेशनलिज्म फिर देश में धीरे धीरे बढ़ने लग गया, पॉलिटिकल अवेकनिंग बढ़ने लग गई। और फिर साथ ही साथ ये क्या कर रहे थे, 1818 के पहले दे वर फॉर्मिंग एसोसिएशन। एसोसिएशन, ओके। इसको अगर वैसे बात करें तो इसको बोलते हैं पॉलिटिकल एसोसिएशन। टॉपिक की बात करें अगर तो इसका नाम है पॉलिटिकल एसोसिएशन बिफोर आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, है ना। तो अभी वो भी हम लोग देखेंगे, 10-12 पॉलिटिकल एसोसिएशन है, लेकिन उसका आप कॉन्टेक्स्ट समझिए। देखिए अगर सिर्फ रटने के लिए सब कर लेंगे तो इट विल बी डिफिकल्ट। समझिए कि वो पॉलिटिकल एसोसिएशन क्यों आ रहा है। तो जब ये मिडिल क्लास लीडर्स हुए ये लोग, तो ये फिर यहाँ पे भी भले ही लोकल इश्यूज हैं, लेकिन उसको इश्यूज को लेने के लिए ये लोग एसोसिएशन फॉर्म करने लगे, है ना। ऑब्जेक्टिव वही था, लोगों को अवेक करना, जोड़ना, लेकिन लोकल लेवल पे था। और फिर वो इश्यूज, वो एसोसिएशन है वो फेल होने लग गया। फेल क्यों होने लगे, ब्रिटिशर्स इजिली उनको सप्रेस कर देते थे, है ना। तब फिर नीड जनरेट हुई कि यार देयर शुड बी वन ऑल इंडिया लेवल ऑर्गेनाइजेशन, ऑल इंडिया लेवल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और वो नीड कल्मिनेट हुई किस फॉर्म में, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक। ऑल इंडिया लेवल ऑर्गेनाइजेशन के लिए ऐसा नहीं है कि नीड आप सब मतलब सारे फोर्सेज हैं। इंडियन एसोसिएशन जो सुरेंद्र नाथ बनर्जी लोगों ने किया था, इसको एस्टेब्लिश, है ना, वो अभी फैक्ट इस ये लोगों ने पूरी हवा बनाना चालू कर दी। क्या कर दिया, एक नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की, ठीक है, जिसमें अराउंड 10,000 लोग आए थे। तो इस कॉन्फ्रेंस में बोलना चालू किया कि भाई हमको ऑल इंडिया एसोसिएशन चाहिए। उसके बाद फंड कलेक्शन किया कि ऐसा फंड चाहिए, है ना। तो हवा बनानी जो चीज है वो पूरी चालू हो गई थी। और फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म हुआ। अब उसके भी अलग कॉन्सेप्ट है कि किसने फॉर्म किया, वो क्या किया, वो अभी हम जब इंडियन नेशनल कांग्रेस वाला टॉपिक आएगा तो समझेंगे, ठीक है। तो अभी यहां तक क्लियर हो गया चीजें, ठीक। अब स्लाइड से देख लेते हैं जो भी है। उसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस जब टॉपिक आएगा तब मैं आपको बताऊंगा इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में। ठीक, so this is beginning of modern nationalism in India. Yes, temporal context you understand कि ये बात हो रही है 1850s onward की। Geographical context all India level की। Social context अगर बात करें तो
इंडियन रेनेसा, हाँ जो रीजन है ना, तो ये तो पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट, ऐसा कुछ कॉन्टेक्स्ट मतलब कि क्या चल रहा है देश में, कौन सा टाइम पीरियड, जियोग्राफिकल, कहाँ पे ये चीजें बात हो रही, कहाँ पे नेशनलिज्म अराइज हो रहा है। तो ऑब्वियसली इट इज देयर इन ऑल ओवर इंडिया, बट सम इंपॉर्टेंट प्लेसेस लाइक मद्रास, बॉम्बे, कलकत्ता, यहाँ से चीजें अराइज होना चालू की। सोशल कॉन्टेक्स्ट मीन्स क्या हो चुका था सोसाइटी में ऐसा, तो यू अंडरस्टैंड कि सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स होना चालू हो गए थे। ठीक है, हमने सोशल रिफॉर्म मूवमेंट पढ़े हैं कि वो कैसे होना स्टार्ट हो गया था। सोशल रिफॉर्म मूवमेंट वो अलग इम्पेटस दिया। लोग, अगर 10 लोगों को आप बात समझाएंगे, राइट, 10 लोगों को समझाने में 2-3 लोग तो समझेंगे ही कि यार सही बात बोल रहा है, अच्छी बात बोल रहा है, सही बोल रहा है ना। तो वैसे ही चीजें होना चालू हुई, लोग समझाने लग गए, लोगों को समझ में आने लग गई, और दे वर पुटिंग फैक्ट्स, थिंग्स थ्रू फैक्ट्स, रीजनिंग्स, लॉजिक्स वैसे रखते थे। पॉलिटिकल कंटेक्स्ट में मॉडर्न नेशनलिज्म हो रहा है कि क्या हो रहा है, नेशनलिज्म हो रहा है कि एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, सेंस ऑफ वननेस, दिस इज गेटिंग डेवलप, है ना। मॉडर्नाइजेशन का मतलब जो ट्रेडिशनल आउटलुक है, ट्रेडिशनल आउटलुक खत्म हो रहा है। ठीक, फैक्टर्स समझिए एक एक करके, एक एक फैक्टर्स है, मैं आपको डिस्कस करके बताता हूँ। इम्पैक्ट ऑफ कंटेम्प्रेरी मूवमेंट्स इन द वर्ल्ड, तो ये तो वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ेंगे, वर्ल्ड हिस्ट्री, तब ज़्यादा समझ में आएगा कि इस टाइम पे वर्ल्ड में लेवल पे भी कुछ कुछ हो रहा है। जब वर्ल्ड लेवल पे कुछ कुछ हो रहा है तो उसका असर इंडिया पे भी पड़ रहा है। ठीक है, तो जस्ट अंडरस्टैंड दिस, अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन इन इंडियन एंड कॉलोनियल इंटरेस्ट। ठीक, इसका मतलब ये है कि लोगों को समझ में आने लग गया कि यार ब्रिटिशर्स आर हियर फॉर समथिंग एल्स एंड इंडियन आर आस्किंग फॉर समथिंग एल्स। ठीक, ये समझने लग गए लोग कि क्या समथिंग एल्स था। ब्रिटिशर्स का फाइनल और एक ही मोटिव था, they were considering India as a jewel in the crown। ठीक है, उनके जितने भी कॉलोनीज थे उसमें सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल कॉलोनी कौन थी, इंडिया थी। they were understanding the importance of India, उनका इंटरेस्ट फर्स्ट था। इंडियंस का इंटरेस्ट था कि भाई हमको एडमिनिस्ट्रेशन में पार्टिसिपेट करो, जो भी मैंने चीजें आपको बताई है ना, इम्पोर्ट ड्यूटी कम करो, ये सारी चीजें। इंडियन रेनासा इज वन ऑफ द कॉन्सेप्ट। रेनासा मैंने बताया था, Raja Ram Mohan Rai is considered as the father of Indian Renaissance. Renaissance means new kind of thinking, new awakening, new thought in the society. Okay, जैसे कि सिंपल सी बात अगर आपको समझाऊं कि गैलीलियो के पहले ये समझा जाता था कि अर्थ जो है वो फ्लैट है ना, और अर्थ सेंटर है, बाकी सब उसके राउंड में है। तो ये सारी चीजें जब न्यू थॉट्स उन्होंने फैक्ट्स दिए तो पीपल स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग। तो रेनासा बेसिकली यूरोपियन सोसाइटी में, यूरोपियन वेस्टर्न सोसाइटी में, वहाँ पे रिलीजन वाज मेनली पावरफुल थिंग, बट इन इंडिया देयर पीपल स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी, फ्रीडम, है ना। अभी हमको ये बड़ी आसान सी, बड़ी ऑब्वियस सी बात लगती है कि यार मैं जो चाहूँ, फ्रीडम ऑफ चॉइस मेरे ऊपर है कि मैं क्या पहनना चाहता हूँ, मैं क्या खाना चाहता हूँ, नोबडी कैन इम्पोज मी, है ना। थोड़ा आप पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा लक्ष्मीकांत पढ़ लिए, तब तो फिर समझने लगते हैं कि अरे सारा लॉ ही मुझे पता है। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स वाला चैप्टर पढ़ने के बाद तो अब क्या ही बताऊं, मैंने देखा है, मैं एक पर्सनल एग्जांपल कोट कर देता हूं कि मैं एक बड़े रिप्यूटेड इंस्टीट्यूट में जॉब करता था, इस IAS की ही। ठीक, तो वहाँ पे मैं स्टूडेंट से बात करता था, तो जब स्टूडेंट मेरे पास एडमिशन लेने के लिए आया करते थे इनिशियली, सो देयर एटीट्यूड यूज्ड टू बी वेरी सॉफ्ट। ठीक है, उनको पैसे देना है, आप समझो, ठीक, पैसे देना है जितना, बहुत 2 लाख करीब, 1,80,000 70,000 फीस होती थी। बहुत अच्छे से बात करते थे, प्यार से सब चीज़ें समझते थे, मैं उनके पेरेंट्स को सबको समझाता था। उसके बाद वो एडमिशन लेते थे। फिर क्लास में मान लीजिए कुछ प्रॉब्लम होना चालू हुई, उसके बाद वो मेरे से आके उनका एटीट्यूड पूरा चेंज हो जाता था। तो फिर मैं उनसे सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछता था कि क्या पॉलिटी की क्लास हो गई आपकी? तो बोलते थे यस सर हो गई। और फंडामेंटल राइट्स पढ़ लिया? तो वो बोलते थे यस सर पढ़ लिया। तो मैंने बोला तभी आप ऐसे बात कर रहे हैं। ठीक, वो चेंज मैंने देखा है कि उसके बाद उनको लगने लगता है कि यार अब तो हमको सब आ गया है। ठीक, तो बताने का मतलब ये था कि रेनासा जब लोग समझने लग गए ना चीजों को कि फ्रीडम क्या है, लिबर्टी क्या है, तो दे स्टार्टेड आस्किंग फॉर इट। जब आप समझोगे तभी तो आप अपना राइट्स मांगोगे ना। ठीक है, मॉडर्नाइजेशन इनिशिएटेड बाय द ब्रिटिश इन इंडिया। इसका मतलब क्या, ब्रिटिश ने मान लीजिए मॉडर्नाइजेशन के लिए क्या क्या चीज किया। मॉडर्नाइजेशन के लिए ब्रिटिशर्स ने
एजुकेशन, कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया था एजुकेशन के लिए कि एजुकेशन में बहुत बड़ा काम कर दिया ब्रिटिशर्स ने, बट वॉट एवर चीजें भी थी वो एक इम्पैक्ट डाली, ठीक है। दूसरा आप मान लीजिए इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवेज, अगर रेलवे ना होता तो गांधी जी सारे इंडिया में ट्रैवल कर पाते उस वक्त? पॉसिबल ही नहीं था, ठीक है। तो वो फैसिलिटेट किया ब्रिटिशर्स ने, तो माल ढोने के लिए, कनेक्टिविटी बनाने के लिए कि भाई मैं हिंटरलैंड से कोस्ट तक पहुंचाया जा सके। नहीं, दैट इज डिफरेंट थिंग। गांधी जी का होने की एक अलग स्टोरी है ना। गांधी जी जब अफ्रीका गए, अफ्रीका में वहाँ आए, उन्होंने काम किया, उसके बाद यहाँ आए। नहीं तो वो उसी टाइम की बात है, अफ्रीका की, है ना। वो दैट इज डिफरेंट थिंग। इंडिया की हम बात कर रहे हैं। इंडिया में आप अभी समझो ना कि आज के डेट में हमारे पास कितनी फैसिलिटीज अवेलेबल हैं। पहले अगर हो आप इस चीज से कॉन्शियस कि इतना मुश्किल, जैसे फ्लाइट्स की बात करें, अगर आप फ्लाइट में ट्रेवल करते हैं तो sometimes back, I think before 2014, 15 to उस टाइम पे this is kind of elitism, है ना। फ्लाइट से चलना बहुत बड़ी बात होती थी। अब आप जाके एयरपोर्ट में देखेंगे तो वही झोला लिए लोग, मतलब मैं किसी को डिस्क्रिमिनेट या वो नहीं कर रहा हूँ कि ऐसे लोग नहीं जा सकते फ्लाइट में, लेकिन इट इज रीचेबल टू कॉमन पीपल, है ना। कॉमन पीपल के पास भी अब पहुंच चुकी है फ्लाइट की फैसिलिटी और चलते हैं वो लोग, तो उससे कनेक्टिविटी इंप्रूव हुई है। तो रेलवेज वगैरह हो गया, है ना। एजुकेशन हो गया, इनका क्रिश्चियन मिशनरीज जो इन्होंने किया उससे भी इम्पैक्ट पड़ा। तो ये मॉडर्नाइजेशन से इन्हीं के लिए गलत साबित होने लग गया, लोग यूज करने लगे इंडियंस। स्ट्रॉन्ग रिएक्शन टू ब्रिटिश इंपीरियलिज्म पॉलिसीज इन इंडिया ना, ये हमने डिस्कस किया ही है। जो भी पॉलिसीज लेके आते थे, दैट वाज वन ऑफ द पॉलिटिकल कॉज ऑफ 1857 रिवोल्ट आल्सो, एंड फाइनली जो आगे का मूवमेंट हुआ, अगर वो मान लीजिए 1858 में भी कुछ रिफॉर्म लेके आएंगे, लोग उसका विरोध करेंगे। 1861 का काउंसिल एक्ट लेके आएंगे, उसका विरोध करेंगे। जो भी ब्रिटिशर्स ला रहे हैं वो उसका विरोध हो रहा है। और प्रोग्रेसिव कैरेक्टर ऑफ सोशियो रिलीजियस मूवमेंट। प्रोग्रेसिव कैरेक्टर मीन्स जो चीजें अनथिंकेबल थी उस चीजों की लोगों ने बात की इतनी करेज के साथ, है ना। सती प्रथा को बंद कर दो, लोग विडो को फिर से शादी करने दो, चाइल्ड मैरिज बंद कर दो ना। आज भी अभी आप मतलब कुछ गवर्नमेंट के या कुछ भी अगेंस्ट बोल के देखिए तो सारी मशीनरी लग जाती है। अगर कोई इन्फ्लुएंशियल पीपल है तो करेज चाहिए होता है बोलने के लिए, लेकिन सोशल रिफॉर्मर्स ने करेजियसली बोला और बोलने के कारण अवेकनिंग बढ़ी, ठीक है। तो ये सारे फैक्टर्स थे। और देखिए ब्रिटिशर्स ने ना हमको यूनाइट करने का काम किया, ठीक। अभी जो लोग जिनको मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की इतनी जानकारी नहीं होती है, फ्रीडम स्ट्रगल की जिनकी जानकारी नहीं होती है, इसको मैं अगर इस तरीके से कहूँ कि हु आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, इंक्लूडिंग मी, यूपीएससी और एनी अदर गवर्नमेंट एग्जामिनेशन वेयर you don't have to read Indian history. So including me, before I was out from this race, right? मुझे लगता था कि whatever infrastructure we have all these things just because of Britishers, English, अंग्रेजों की ही देन है। आप हमेशा सुनते होंगे ट्रेन में लोगों से कि भाई अंग्रेजों के जमाने का वो होता था, ठीक है। और आज अंग्रेज ना होते तो हमारे पास ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता। तो वो एक उसमें कुछ बात सच्चाई भी है कि ब्रिटिशर्स ने एक यूनिफिकेशन का काम किया, पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेशन एंड इकोनॉमिकल। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि कैसे अभी इंडिया में भी लोग यूनाइटेड नहीं है। फिर से मैं एक पर्सनल एग्जांपल देता हूँ। अभी कुछ दिनों पहले रेल दुर्घटना हुई थी उड़ीसा में, राइट, बालासोर में। इतने सारे लोग, इट वॉज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द deadliest accident which took place after 40 odd years, है ना। So उसमें क्या हुआ कि मतलब मैं अपने घर में था उस वक्त एमपी में, और दुर्घटना हुई कहाँ, उड़ीसा में, है ना। पीपल गॉट टू नो कि हाँ चीजें हो गई हैं, और बस उसके बाद आई वॉज टेकिंग रेगुलर अपडेट कि क्या रीजन था, कितने लोग मरे, फोटो देखना उनका जो भी न्यूज में आ रहा था। लेकिन वहां के लोगों को कोई मतलब नहीं था, दे वर नॉट कंसर्न, मतलब न्यूज पता चल गई बस। तो ऐसा ये नहीं कि इनसेंसिटिव लोग हैं, इस कहने का मतलब ये नहीं कि इनसेंसिटिव है, कहने का मतलब ये है कि दे हैव देयर ओन लाइफ, उनका अपना उस टाइम पे चल रहा है, चीजें हैं, बातें चल रही हैं,
है ना। तो वैसा भी आप समझिए ये 1880s की बात है, उस टाइम पे कितना मुश्किल रहा होगा इंफॉर्मेशन पहुंचना तक, लेकिन ब्रिटिशर्स ने पॉसिबल करा पाया। कैसे? पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड इकोनॉमिक। जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव की बात करें तो जुडिशरी, है ना, सबके लिए वही का वही रूल। पॉलिटिकल लॉ बनाएगी तो सबके लिए एक ही बनाएगी, जो भी गवर्नर एग्जीक्यूटिव काउंसिल रहेगी, है ना। इकोनॉमिकल, सारा टैक्स, सब लोग सफर कर रहे हैं टैक्स से, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, ट्रेड इंपोर्ट ड्यूटी हटाई जा रही है अगर कॉटन पे, तो सबको नुकसान हो रहा है। दीज वर द थिंग्स, है ना, ठीक। और इससे क्या हुआ कि द इकोनॉमिक फेट ऑफ द पीपल ऑफ डिफरेंट रीजन्स गॉट लिंक्ड टुगेदर। इकोनॉमिक फेट का मतलब क्या है, इसको समझिए कि कैसे लिंक है। जैसे कि अभी हम न्यूज में पढ़ रहे हैं टमाटो प्राइस इंक्रीज, है ना, उससे अगर नुकसान हो रहा है एक किसान को, उसको कम प्राइस मिल रहा है, अभी तो चलिए बढ़ गया तो मिल रहा होगा, लेकिन बेसिकली प्राइवेट ट्रेडर्स को ज़्यादा फायदा होता है। तो साथ ही साथ नुकसान और प्रॉब्लम हो रही है, अगर कर्नाटक में टमाटर का कुछ लोचा हुआ या कुछ प्रॉब्लम हुआ तो दिल्ली में रहने वाले लोगों के लिए महंगाई बढ़ गई। इकोनॉमिक फेट कैसे लिंक्ड है, आप इस चीज़ को समझिए, ठीक है ना, कि दिल्ली में जो बढ़ रहे हैं रह रहे हैं, वो रेस्टोरेंट में जा रहा है। मैकडोनल्ड्स ने अभी कल परसों की न्यूज़ है कि उसने बता दिया कि हम टोमेटो नहीं दे पाएंगे, ठीक है। तो ये है इकोनॉमिक फेट लिंक्ड होने का। अभी तो इंडिया लेवल पे नहीं, वर्ल्ड लेवल पे लिंक्ड है। यूक्रेन वॉर हुआ तो वीट एक्सपोर्ट बंद हो गया, अचानक से वीट के प्राइस बढ़ने लग गए, हमने फिर इजिप्ट वगैरह में एक्सपोर्ट किया, है ना। ऑयल प्राइस एकदम से बढ़ने लग गए, ठीक। तो ये इकोनॉमिक फेट लिंकिंग का होता है। तो यूनिफिकेशन से उस टाइम पे भी लोगों को प्रॉब्लम होने लग गई, है ना। मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन ब्रॉट पीपल स्पेशली द लीडर्स फ्रॉम डिफरेंट रीजन टुगेदर। दिस वॉज इंपॉर्टेंट फॉर द एक्सचेंज ऑफ पॉलिटिकल आइडियाज, है ना। लीडर्स अटेंड कर पा रहे थे कॉन्फ्रेंसेस वगैरह सब कुछ। बिल्कुल आप अभी की सिचुएशन समझ लीजिए, ये समझ लीजिए कि अगर एरोप्लेन की फैसिलिटी नहीं होती तो मोदी जी यूएस कैसे जाते, जो बिडेन से कैसे मिलते, ना। पुतिन, अगर ये इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं होती तो एससीओ समिट कैसे हो पाती, जस्ट बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स, है ना, कि इंटरनेट, कम्युनिकेशन फैसिलिटीज, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज। वर्ल्ड इज वन विलेज, है ना, वर्ल्ड इज अ विलेज, वर्ल्ड इज अ सिंगल विलेज, ऐसा कहा जाता है। तो उसके पीछे ये रीजन है। तो उस टाइम पे भी ये फैसिलिटीज आने से हमारे नेशनल मूवमेंट को बूस्ट मिला, ठीक। राइज ऑफ मिडिल क्लास इंटेलिजेंसिया, आई एक्सप्लेन यू ऑलरेडी, ठीक। ये लोग ब्रिटिशर्स में उनके एडमिनिस्ट्रेशन में भी शामिल होने लगे, चीज़ों को समझने लगे, प्रेस में जो चीज़ें आती थी उसको समझने लगे। मिडिल क्लास की अलग ही प्रॉब्लम, मिडिल क्लास दे हैव ओपिनियन ऑन एवरीथिंग, ठीक है। आज भी वही नेचर है मुझे लगता है मिडिल क्लास वालों का। अपर क्लास से इंडिया में तो मोस्टली मिडिल क्लास लोग ही हैं, तो वी कैन रिलेट विथ मैनी पीपल। लेकिन अपर क्लास वालों का कोई प्रॉब्लम नहीं होता, हमारा प्रॉब्लम ही अलग होता है ना। उनका प्रॉब्लम अलग है, हमारा कुछ अलग ही प्रॉब्लम होता है। तो वैसे ही है कि और हमको हर चीज़ से ओपिनियन देना है ना, वी आर ओपिनियटेड। और अगर एग्जाम्स की बात करूं तो हालांकि आई डोंट कंसिडर माई सेल्फ टू कमेंट अपॉन दिस, बट ऐसा लगता है कि जो यूपीएससी वगैरह है ये भी मिडिल क्लास लोगों का ही ड्रीम है, राइट, कि वी वांट आवर सिचुएशन और स्टेटस टू बी चेंज, हम चाहते हैं कि चेंज हो जाए। और एक चीज़ मैं हमेशा बोलता हूँ कि कोचिंग इंस्टीट्यूट जो सेल करते हैं, दे सेल नथिंग बट ड्रीम सेल कर रहे होते हैं। You will become IS one day and things will fall apart, है ना, सब चीज़ें सही हो जाएगी। So come let's teach from us and be an IS, right? और ऐसे तो ऐड भी आता है, rediscovery of India's past, ठीक। इसका historical researchers यूरोपियंस आए, तो यूरोपियंस they have to rule to India, है ना, कहीं पे आपको रूल करना है। आप हिस्ट्री क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि आपको एडमिनिस्ट्रेटर बनना है। एडमिनिस्ट्रेटर बनना है तो आपको पता होना चाहिए कि भाई इस देश की हिस्ट्री क्या है, ठीक, इसलिए आप उसको पढ़ते हैं, वो सिलेबस में है, सवाल पूछा जाता है। वैसे ही ब्रिटिशर्स को रूल करना था, तो उनको जानना था कि यहाँ के लोगों का कल्चर क्या है, हाउ दे बिहेव, राइट, हाउ दे ईट, हाउ दे कैन बी कंट्रोल्ड, व्हाट इज देयर आइडियोलॉजी,
ये सारी चीज़ें जानना था, तो वो ट्रांसलेट करने लग गया है वेस्टर्न इंडियन लिटरेचर को, ओरिएंटल लिटरेचर को। तो जब ट्रांसलेट करते थे तो बाकी लोग मिडिल क्लास जो पढ़ा वो भी पढ़ने लग गया, एंड दे स्टार्टेड टेकिंग प्राइड ऑन देयर पास्ट, है ना। वो चीज़ बाकी लोगों को भी बताते थे। जैसे अभी हम बड़े पर्टिकुलर एक रिलीजन को लेके बहुत, मतलब पूरा देश, है ना, हमेशा खुश रहता है, ठीक, कि यार हम इस रिलीजन से बिलोंग करते हैं। तो वो एक अवेकनिंग लाई गई, सोसाइटी में आई, ठीक। फिर सेल्फ रिस्पेक्ट एंड कॉन्फिडेंस सो गेन हेल्थ द नेशनलिस्ट। हाँ, यही है कि सेल्फ, जब कॉन्फिडेंस भी आया, वही बात होगी ना कि पॉलिटी पढ़ने के बाद कॉन्फिडेंस आ जाता है, तो ये सब चीजें हुई तो लीडर्स में कॉन्फिडेंस आया। रोल ऑफ प्रेस एंड लिटरेचर आई हैव एक्सप्लेन्ड यू। वेस्टर्न थॉट्स एंड एजुकेशन, है ना, वेस्टर्न थॉट्स लाइक दीज आर लाइक रूसो, है ना, मार्क एंड स्पेंसर, स्टुअर्ट मिल, जेमरी बेंथम, ये सब लोग अच्छे आइडियाज लेके आने लग गए ना। यूटिलिटेरियनिज्म, फ्रीडम, हाउ गवर्नमेंट शुड फॉर्म, व्हाट इज लिबर्टी, ठीक। तो उससे लोग अवेकन हुए और नेशनलिज्म की फीलिंग जागी। Philosophers are all over the world in terms of awakening of the feeling of nationalism. Be it any revolution you have seen. Yes, definitely. Ideology का mainly we can say ideology is important thing. There is, you know, अभी भी जैसे कि आप किसी भी लेवल पे देख लीजिए, why Hitler was fighting against others, because the ideology of purity, है ना, he believed that Aryans are pure, उसके अलावा बाकी रेस सब इम्प्योर है, ठीक है। हाँ, तो वो एक वहाँ पे उसकी फिलॉसफी थी। उसके पहले भी फिलॉसफी, दिमाग, सब दिमाग का, बिलीफ का खेल होता है। अभी कोई रिलीजन बड़ा है, कोई रिलीजन छोटा है, कोई क्या है, ये सब क्या है, एक फिलॉसफी है। किसी का लीडर, किसी का आगे लीडर, वो सब फिलॉसफीज हैं, है ना। पॉलिटिक्स है सब। पॉलिटिक्स में लीडर्स कैसे, वाई देयर इज अ चेंज इन द एजुकेशन सिलेबस ऑफ द एनी पर्टिकुलर क्लास, है ना, स्कूल के सिलेबस में चेंज क्यों होता है, ठीक। अभी हम किसी पर्टिकुलर पर्टिकुलर, जैसे मुगल्स के बारे में जानते हैं हम, ज़्यादा राजपूत्स के बारे में नहीं जानते। वाई वी हैवंट studied about Rajput, because it was not there in our syllabus, है ना। And why it was not there, that is a different thing. But the thing is कि politics are shaped by powerful, influential people. This is the thing which I wanted to tell. So अब हम देखते हैं political association before the Indian National Congress, right? तो ये देश का माहौल है, आप समझिए, नेशनलिज्म की फीलिंग जगने लग गई है, लोग समझने लग गए हैं that what is Britishers are here for, and they started forming association. So अब हम जो पढ़ेंगे वो हमारे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से रहेगा. It can be asked in the examination. ठीक, कौन किसने स्टार्ट किया, किस टाइम पे स्टार्ट किया, व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव. तो नेचर क्या था, है ना. नेचर आप समझिए कि जो स्टार्ट किया था, देवर बेसिकली वेल्दी एंड एरिस्टोक्रेटिक एलिमेंट्स के पार्ट थे ना. कोई भी चीज, कोई भी, अभी भी कोई एनजीओ वगैरह कुछ है तो ऐसा हर कोई नहीं स्टार्ट कर पाता. दे वर लोकल और रीजनल इन कैरेक्टर. स्टिल थ्रू लॉन्ग पिटिशन ब्रिटिश पार्लियामेंट डिमांडेड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म. वही सारी चीजें थी कि जो अभी आप हम लोग देखेंगे. ठीक है. तो बंगाल में, अभी रीजन वाइज देखिए, बंगाल में तो सबसे पहली थी बंग भाषा प्रकाश का सभा 1836 बाई एसोसिएट्स ऑफ राजा राम मोहन राय, है ना. तो इसको चाहो तो आप लिख लो, अदरवाइज ये पूरा अवेलेबल है, कोई इतना मतलब कोई एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन नहीं है, है ना. एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन मैं वहां पे देना भूल गया था. इल्बर्ट बिल. इल्बर्ट बिल में हु वाज इल्बर्ट, ये थोड़ा एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन मुझे मिली थी, सो आई लेट मी शेयर इट विथ यू. एंड व्हाट वाज द इल्बर्ट, व्हाट चेंज इट मेड, any idea? So Ilbert was law member of executive council, right? If you remember in 1835 1833 एक्ट में एक लॉ मेंबर ऐड हुआ था, और सबसे पहला लॉ मेंबर, हु वाज फर्स्ट लॉ मेंबर? नॉट इल्बर्ट, लॉर्ड मैकॉले. लॉर्ड मैकॉले, राइट, लॉर्ड मैकॉले. और अभी ये जो इल्बर्ट था उसी चेंज होंगे, तो इल्बर्ट लॉ मेंबर था. एंड दिस चेंज, जो इल्बर्ट बिल है वो
यस, अमेंडमेंट इन सीआरपीसी। ठीक है, तो बंगाल से देखते हैं। बंगाल वाज वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस, राइट? द क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड दैट व्हाई ऑल द मूवमेंट्स, ऑल द इनिशिएटिव स्टार्टेड फ्रॉम बंगाल। सो बंगाल इज हैविंग द हिस्ट्री, वी हैव डिस्कस्ड इट इन 1857 1757, यू नो, बैटल ऑफ प्लासी। इतना रिच प्रोविंस था, द जियोग्राफिकल लोकेशन। उसके बाद फिर ब्रिटिशर्स ने वहीं से चालू किया, सबसे पहले दीवानी राइट्स वगैरह, तो एक सेंटर बन गया। हाँ, सबसे पहले एक्टिविटी चालू हुई और वहाँ से ही इंटेलिजेंट लोग, राजा राम मोहन रॉय, है ना, और बहुत सारी पॉलिटिकल अवेकनिंग वहीं से चालू हुई। तो बंग भाषा प्रकाशिका, उसके बाद दिस जमींदारी एसोसिएशन और लैंड होल्डर्स सोसाइटी, है ना, इट वॉज देयर सेकेंड। और इसका क्या था, इसका ऑब्जेक्टिव टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ लैंडलॉर्ड्स। नाम से ही पता है कि इनके लैंडलॉर्ड्स के इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने के लिए। नेक्स्ट इज बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी, इट वाज फाउंडेड इन 1843। ठीक, इसका ऑब्जेक्टिव था कलेक्शन एंड डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द एक्चुअल कंडीशन ऑफ द पीपल। हाँ, यहाँ पे देखिए लैंड होल्डर सोसाइटी थी और दूसरी थी कि बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। तो ये क्या करते थे कि लोगों की सिचुएशन क्या है, ये ब्रिटिशर्स को बताने की कोशिश करते थे, राइट? ब्रिटिशर्स को बताने की मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट उस टाइम पे जो थी, जिससे कि देयर आइडिया वाज कि यार लोगों की जब सिचुएशन पता चलेगी तो दे विल ब्रिंग रिफॉर्म्स फॉर रिमूविंग दैट, यू नो, डिस्पैरिटी अमंग इंडियंस एंड यूरोपियंस। ठीक, उसके बाद आया इंडियन लीग। इंडियन लीग 1875 में बाय सिसिल कुमार घोष। द एम ऑफ द इंडियन लीग वॉज टू इंस्टिल द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म अमंग द पीपल। देखिए वही एम हो गया इनका भी यहाँ पे, इन लोगों को समझ में आने लग गया। फिर इंडियन एसोसिएशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सुपरसीडेड द इंडियन लीग। और इसको किसने फॉर्म किया था? आनंद मोहन बोस एंड सुरेंद्रनाथ बनर्जी, 1876। इंडियन एसोसिएशन मैंने बताया था कि इसने ही फिर पूरी कोशिश की, कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया, इट रेज द मूवमेंट ऑफ फंड कलेक्शन। ठीक है, इसका आप देखिए, दे वर डिसकंटेंटेड विद द प्रो लैंडलॉर्ड एंड कंजर्वेटिव पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। दे एम टू यूनिफाई इंडियन पीपल ऑन कॉमन पॉलिटिकल प्रोग्राम, है ना, कॉमन पॉलिटिकल प्रोग्राम होना चाहिए। क्रिएट स्ट्रॉन्ग पब्लिक ओपिनियन, सेम चीज, वही मैंने बताया ना, अगर आप आइडिया पकड़ लेंगे, थीम पकड़ लेंगे तो चीजें बहुत आसान हो जाएगी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में। इट प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द रिडक्शन ऑफ एज लिमिट इन 1877 फॉर कैंडिडेट ऑफ इंडियन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन ना। लॉर्ड लिटन ने एज लिमिट और कम कर दी थी। इट लेटर मर्ज विद इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1886, फाइनली मर्ज हो गई थी, है ना। तो ये इंडियन एसोसिएशन हो गया। फिर बॉम्बे में देखो, बॉम्बे में 1867, अब आपको ना ये आइडिया टाइमलाइन भी होना चाहिए कि 1850s के बाद ही चीजें चालू हुई। 1837 में बस बंग भाषिका प्रकाशिका सभा थी, वो 1857 की थी। अदरवाइज मेजरली 1858 के बाद पूर्ण सार्वजनिक सभा, ये इंपॉर्टेंट है, एमजी रनाडे 1867, है ना। एमजी रनाडे का हमने जब रिफॉर्म्स पढ़ रहे थे वहां पे भी हमने देखा था। ऑब्जेक्टिव ऑफ सर्विंग एज द ब्रिज बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द पीपल। ठीक, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन स्टार्टेड बाय बदरुद्दीन तैयब जी, फिरोज शाह मेहता, केटी तेलांग इन 1885। ठीक है, ये लीडर्स जो हैं बदरुद्दीन तैयब जी, फिरोज शाह मेहता, केटी तेलांग, यही सारे लीडर्स मॉडरेट्स कहलाएंगे। मॉडरेट्स ना, हिंदी में हम बोले तो इनको बोलते थे नरम दल, नरम दल। और एक होते हैं एक्सट्रीमिस्ट विच इज गरम दल। है ना, क्या डिफरेंस है, क्यों इनको ऐसा बोलते हैं, वो अभी हम डिस्कस करेंगे, अभी नाम समझ लीजिए बस। फिर मद्रास में देखिए, मद्रास महाजन सभा फाउंडेड बाय इन 1884 बाय एम वीराचारी, बी सुब्रमण्यम अय्यर एंड पी आनंद चार्लू। ठीक, इट वाज फाउंडेड टू कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ लोकल एसोसिएशन एंड प्रोवाइड अ फोकस फॉर द नॉन ऑफिशियल इंटेलिजेंट स्प्रेड अप थ्रू द प्रेसिडेंसी। बेसिकली वही नेशनलिज्म की फीलिंग राइज करना।
ठीक है, तो ये तो बहुत शॉर्ट, बहुत कम ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखा हुआ है, आप चाहें तो और भी नोट्स वगैरह कहीं से मिल जाएंगे, तो एग्जामिनेशन के लिए आप वहाँ से कवर कर सकते हैं। ठीक, ये क्या क्या था। अब आप समझिए कि इनकी शॉर्ट कमिंग्स क्या थी, कि एसोसिएशन तो हो रहा है लेकिन फिर भी कुछ शॉर्ट कमिंग्स रही होंगी। प्रॉब्लम क्या था, तो अगेन दे वर लोकलाइज्ड इन नेचर। लोकलाइज्ड इन नेचर का मतलब इश्यूज लोकलाइज नहीं थे कि भाई ऑल इंडिया फीलिंग इस्टेब्लिश अगर इन्वोक करनी है पीपल में, अगर बताना है कि नेशनलिज्म लाना है तो ऑल इंडिया लेवल पे बताओ। बंगाल के लोगों को बता रहा है कोई, मद्रास के लोग को बता रहा है कोई, बॉम्बे के लोग को बता रहा है ना। ये लोकलाइज्ड नेचर था, इश्यूज तो सेम थे ना। These associations had important contribution in terms of organizing political will and demands, and but their area and activities were limited. ये समझिए कि एरिया ऑफ एक्टिविटीज लिमिटेड थी, ज्यादा लोगों तक बात नहीं पहुंच सकती। They mainly question local issues and their members and leaders were also limited to adjoining to province. All India leaders नहीं था कोई, अगर बंगाल का है तो बंगाल का ही लीडर होगा ऑब्वियसली, है ना। ऑल इंडिया लेवल का लीडर चाहिए होता है किसी कंट्री को यूनाइट करने के लिए, तो वो एक था। इसमें हम समझ सकते हैं कि लोकल लीडर्स बोल सकते हैं। और वही चीज कोशिश की गई ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस से। डिस्पाइट गुड लीडर्स लाइक दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, आनंद मोहन चारलू, देयर वाज लैक ऑफ नेशनल यूनिटी इन केस ऑफ पॉलिटिकल एसोसिएशन, है ना। पॉलिटिकल एसोसिएशन एक नेशनल लेवल पे नहीं थी, तो ये शॉर्ट कमिंग्स थी इनकी। और भी बोले तो एफर्ट्स वर नॉट कोऑर्डिनेटेड। Can illiteracy be also a cause? Illiteracy of The masses, because they would not be able to understand what they're trying, क्योंकि एकदम बदलाव लाना या कोई भी नई बात करना, डर के खिलाफ आवाज उठाना। नहीं, इलिटरेसी वी कांट से इलिटरेसी, क्योंकि इसमें आप देखो कि वी आर टॉकिंग अबाउट शॉर्ट कमिंग्स ऑफ दीज ऑर्गेनाइजेशंस ना। इनका अगर इम्पैक्ट की बात करें तो इम्पैक्ट ने तो दे हैव मेड इम्पैक्ट अप टू सम एक्सटेंट, है ना। और जो जिनको ये जगाना चाहते थे ऑब्वियसली लोग अवेक होते थे, पॉलिटिकल अवेकनिंग आती थी, बट लोकलाइज नेचर था। दैट्स वाई पीपल एट ऑल इंडिया लेवल फॉट फॉर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, आर्म्स एक्ट, है ना। इसलिए था कि लोग समझना चालू कर दिए थे। और फिर इससे थोड़े देर बाद ही आपका स्वराज मूवमेंट चालू हो जाता है, स्वदेशी मूवमेंट, तो लोगों ने पार्टिसिपेट किया। ठीक, अब प्री कांग्रेस कैंपेन समझ लो, फिर हम देखेंगे कि कैसे फॉर्मेशन हुआ इंडियन नेशनल कांग्रेस का। तो ये मैंने आपको समझा ही दिया है ना, कि इम्पोजिशन ऑफ कॉटन ड्यूटी ऑन इम्पोर्ट्स। कॉटन ड्यूटी इम्पोर्ट्स क्या होगा, फॉर इंडियनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज। ठीक, अगेंस्ट लिटन्स अफगान एडवेंचर। इसमें क्या था कि लिटन्स जो है अफगान में इंडियन आर्मी भेजा था अफगानिस्तान में, तो पीपल वर डिमांडिंग कि यू इफ यू आर सेंडिंग आर्मी सो पे ऑल द एक्सपेंसेस फ्रॉम ब्रिटिशर्स ट्रेजर ना, ब्रिटिश के ट्रेजरी से आप दीजिए, इंडियंस के खर्चे से क्यों भेज रहे हैं। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आई हैव एक्सप्लेन यू फॉर टू ज्वाइन वॉलंटियर क्रॉप्स। वॉलंटियर क्रॉप्स का हिंदी में मतलब होता है समिति, ठीक है। तो समिति आजकल देखते हैं आप, भारत जोड़ो समिति, है ना, और कितनी टाइप की। अभी मैं कल परसों एक शॉर्ट्स देख रहा था, तो उसमें लालू जी बोल रहे थे कि हमको एक बनाना है कि अन्ना हजारे का स्वास्थ्य ठीक करो समिति, ठीक रखो समिति। मतलब वो जोकिंग वे में बोल रहे थे ऑब्वियसली, मतलब बता रहा हूँ कि समितिज ये होती है और कोई भी फॉर्म कर सकता है। इट इज़ आवर फंडामेंटल राइट्स टू फॉर्म एन एसोसिएशन। आपको पता होना चाहिए कि ये हमारा राइट है, आर्टिकल 19 में है ना। तो वो चीज़ उस टाइम पे नहीं था, ब्रिटिशर्स आने ही नहीं देते थे इकट्ठा, जैसे होते थे तो ये रोक दिया गया। अगेंस्ट प्लांटेशन लेबर, अगेंस्ट इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट, है ना, इन सपोर्ट ऑफ एल्बर्ट बिल, ये भी मैंने आपको समझा दिया। फॉर ऑल इंडिया फंड फॉर पॉलिटिकल एजुटेशन, ये भी मैंने बताया कि फंड कलेक्शन करने की कोशिश हुई थी जिससे कि कंबाइंड ऑल इंडिया लेवल पे लड़ा जा सके। कैंपेन इन ब्रिटेन टू वोट फॉर प्रो इंडियन पार्टी, है ना। अब एक ये भी कैंपेन चल रहा था कि इंडिया में जो है वो तो हम फाइट करेंगी, लेकिन जो सरकार बैठी हुई है कहाँ, लंदन में, कौन सी सरकार, ब्रिटेन की सरकार, वहां पे भी कोशिश करें कि इंडिया की क्या सिचुएशन है, लेट देम नो,
so that they can formulate policies for the welfare of people of India. तो वहाँ पे भी कोशिश की जा रही थी, ठीक। एंड अगेंस्ट रिडक्शन इन मैक्सिमम एज फॉर अपीयरिंग इन इंडियन सिविल सर्विसेज। तो ये कॉमन थे। अगर आप थोड़ा सा कॉन्शियस और कॉन्सेप्ट बेसिस में पढ़ लेंगे कॉन्शियस होकर, तो कुछ याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, समझ जाएंगे कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, तो बिल्कुल आप आसानी से समझ सकते हैं। और आप ये सोचिए कि जो लीडर्स थे, हाउ सेल्फलेस दे वर, राइट। अगर वो लीडर्स नहीं होते तो कितना मुश्किल हो जाता। आज के डेट में इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड एनी सेल्फलेस पर्सन, एनी सेल्फलेस लीडर, है ना। दे हैव everything for their welfare or their own benefit in their mind. लेकिन उस टाइम ये हमारे, that's why it is very important to take pride in our leaders, take inspiration from our leaders, कि इंडिया पे भी कोशिश कर रहे हैं, ब्रिटिश लेवल पे भी कोशिश कर रहे हैं। अभी एक्सट्रीमिस्ट हम पढ़ेंगे, जान देने के लिए तैयार है देश की आज़ादी के लिए। 23 साल की उम्र में भगत सिंह जैसा इंसान, मतलब सो इंटेलिजेंट, जो कितना कुछ कर सकते हैं, वो एकदम रेडी है ना। तो ये इम्पोर्टेंस है। इसलिए फीलिंग ऑफ हिस्ट्री को पढ़ना, मतलब सिर्फ फैक्ट्स के हिसाब से पढ़ना नहीं है, हिस्ट्री पढ़ के उससे समझना, कि प्राइड लेना, यार दिस इज आवर फोरफादर्स, वी आर प्रोडक्ट ऑफ दिस हिस्ट्री, राइट। हमने ऐसे फाइट करके, ऐसे लड़ के आज आज़ादी वापस ली है, ठीक है। तो वो चीज़ इंस्पिरेशन हमको देनी चाहिए। अब हम इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात करते हैं। तो स्लाइड्स में बाद में आएंगे, पहले मैं आपको नोट्स के थ्रू समझाता हूं। मूवमेंट, राइट, धरना प्रदर्शन अगर मैं बोलूं उसको, रैली, ये दीज थिंग्स वर न्यू टू पीपल। आज वी आर सो फेड अप। अब हमको पता है कि धरना प्रदर्शन, रैली वगैरह होती है, तो वी नो दैट देयर इज अ पॉलिटिक्स बिहाइंड इट, है ना, क्योंकि हमने सब देखा है। लेकिन उस टाइम पे लोगों के लिए ये सारी चीजें नहीं थी। जैसे कि अभी हम एक जनरेशन है, उससे पहले की जनरेशन हमारे माँ बाप की, मम्मी पापा की जनरेशन है, राइट। उनके लिए मोबाइल फोन टेक्नोलॉजी बहुत नई चीज है, और हमारे लिए कितनी हैंडी चीज है। और अब जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उनके लिए तो और भी हैंडी चीज है, राइट, क्योंकि दे आर हियर इन दिस टेक्नोलॉजी, ठीक। वैसे ही ये मूवमेंट, ये पॉलिटिकल चीजें नहीं होती। अभी भी आप देखेंगे कि कभी कभी हमारे देश में कहीं कहीं पार्ट से कुछ ऐसे पॉलिटिशियन उभर आते हैं जिनको कुछ नहीं पता होता है, कुछ समझ में नहीं आता है ना। वो तो चलो डेमोक्रेसी का पावर इतना है, दे हैव रूरल और पीपल बैकिंग, बट दे डोंट अंडरस्टैंड पॉलिटिक्स बेटर, है ना। बहुत सारे लोग होते हैं। तो वो चीज़ है कि लोगों को पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज, ये एजुकेट करना। पॉलिटिकली एजुकेट करने का मतलब यही है कि भाई पता हो कि रैली हो रही है तो यू हैव टू पार्टिसिपेट, है ना, कि रैली अगर कोई मूवमेंट हो रहा है तो आप पार्टिसिपेट करो। समझ में आएगा तभी आप पार्टिसिपेट करोगे, नहीं समझ में आएगा तो नहीं करोगे। Establish the headquarter of the movement, promote friendly relation among nationalist political workers from different part of the country. अब friendly relation तो नहीं, एक उनमें coordination establish करना, right? हाँ, जिससे कि आपस में वो लोग मिलें, डिस्कस करें, है ना, प्लान बनाएं ऑल इंडिया लेवल पे। What is going there in Bengal, that situation might not be same in Madras, राइट। लोकेशन तो सब वही है, मद्रास जितना दूर आज बंगाल से उतना दूर उस वक्त भी था, राइट। तो हु कैन टेल बेटर दैट व्हाट इज द सिचुएशन ऑफ मद्रास? ऑब्वियसली अ लीडर फ्रॉम मद्रास। एंड जब ऑल इंडिया लेवल का ऑर्गेनाइजेशन करना है आपको, ऑल इंडिया लेवल की एक्टिविटी करना है, सो देयर एवरीथिंग शुड बी इन कंसिडरेशन, राइट। डेवलप एंड प्रोपेगेट एन एंटी कॉलोनियल नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी। यस, दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट। एक इकोनॉमिक क्रिटिक इसके बाद हम करेंगे, उसमें पीपल आर स्टिल नॉट अवेयर दैट ब्रिटिशर्स आर नॉट फॉर अवर वेलफेयर, ठीक है, दे आर नॉट इवन अवेयर। वही जो मैंने आपको बताया था बालासोर वाला एग्जाम्पल, कितनी बड़ी घटना उड़ीसा में हो गई, लेकिन एमपी के गांव के लोगों को उनसे कोई मतलब नहीं है। दे विल लिसन इट, दे विल सिंपैथाइज अबाउट इट, दैट इज फॉर श्योर, बट मतलब इतना ज्यादा नहीं उनको मानना है, समझ में नहीं आती है चीजें,
राइट। अभी भी आप देख लीजिए ना, हम लोग आज उस जमाने में रह रहे हैं वेयर वी गेट इन्फॉर्मेशन इंस्टेंटली, कुछ हुआ और तुरंत इन्फॉर्मेशन मिलती है। लेकिन फिर भी अगर हिमाचल में बाढ़ आ रही है तो हम अपने काम पे लगे हुए हैं। इनिशिएशन ऑफ कोविड जब वो चाइना में था तो we didn't really हाँ एग्जैक्टली, वेरी नाइस। जब तक घर तक नहीं पहुंचा तो अरे होती रहती है, चाइना में तो होता रहता, और 1-2 महीने पहले से ये रिपोर्ट आने लग गई थी कि चाइना में, लेकिन जब इंडिया में होने लग गया और भी बाकी जगह होने लगा तब समझ में आया। और ऐसे ही अगर इंडिया की बात करें तो पहले लोगों को लगा कि दिल्ली की ही प्रॉब्लम है, ये बाकी जगह तो आएगी ही नहीं ना, तो ये प्रॉब्लम थी। फॉर्मुलेट एंड प्रेजेंट पॉपुलर डिमांड्स बिफोर द गवर्नमेंट विथ अ व्यू, मतलब वही है कि गवर्नमेंट को बताना कि भाई क्या है लोगों की डिमांड। डेवलप एंड कंसोलिडेट फीलिंग ऑफ नेशनल यूनिटी अमंग पीपल ना, विच इज जनरेटिंग नेशनलिज्म। अभी अपर क्लास एलीट में तो हो गया, लेकिन लोकल लोगों में नहीं हुआ नेशनलिज्म। जनरेटिंग नेशनलिज्म एंड केयरफुली प्रमोट एंड नर्चर इंडियन नेशनहुड, है ना, यही बात हो गई। तो ये ऑब्जेक्टिव था किसका, इंडियन नेशनल कांग्रेस का। तो याद रखने के हिसाब से तो बहुत शॉर्ट है, 2-4 फैक्ट्स और ऑब्जेक्टिव्स, इतने में 5 मिनट में ये खत्म हो। लेकिन आपको समझना है कि इसका इंपॉर्टेंस हिस्ट्री में क्या है। wherever there is any question related to means so you can quote this event also। क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि किस नेचर का क्वेश्चन है, लेकिन आप इसको समझिए, बैकग्राउंड समझ के रखिए कि इन विच बैकग्राउंड इट इज डेवलपिंग, क्या रीजन था, है ना, वो ध्यान रखना। आप क्वेश्चन एंड आंसर देखते हैं। अच्छा, क्वेश्चन एंड आंसर अगर आपके कुछ हैं तो बताइए, क्योंकि इसकी नेक्स्ट स्लाइड में है क्वेश्चन एंड आंसर। एनीथिंग यू वांट टू आस्क related to Indian National Congress? इसको जैसे ये सेफ्टी बहुत सारी है, मतलब ये इतना बड़ा रीजन होगा कि उन्होंने बिना सोचे समझे एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट कर दी जो आने वाले टाइम में उनके अपने पतन का कारण है। मतलब ये थोड़ा सा इसका कॉज एग्जैक्ट मुझे समझ नहीं आता। हाँ, वो भी मैं आपको बताता हूँ, एक सेकेंड। ठीक है, तो कॉज ये है कि आपने क्या बोला था कि क्यों ये मूवमेंट इतना बड़ा है ना, तो हाँ वो ऐसा नहीं है अभी हमने समझ लिया बता दिया इसलिए लग रहा है कि है, लेकिन उसके पहले पूरा बैकग्राउंड है। जब आप पढ़ोगी ना बुक तो इसमें जो इसके कुछ फ्रेंड्स थे, यो ह्यूम के फ्रेंड्स थे, जो जीएम मालाबारी और ये सारे जो उस टाइम के बड़े लोग थे वो फ्रेंड्स भी थे। तो जब इंडियन नेशनल कांग्रेस एस्टेब्लिश हुआ तो सबसे पहले तो ये एक डिसाइड हुआ कि इट्स नॉट अ सोशल रिफॉर्म ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें सोशल रिफॉर्म के इसमें आईएनसी में ये भी था कि हम सोशल रिफॉर्म वाले इशू नहीं लेंगे, है ना। सोशल रिफॉर्म इशू नेशनल इशू मतलब वो डिपेंड करता है, सोशल रिफॉर्म तो हो गया था। तो मालाबारी ने लिखा था पूरा कि थैंक यू फॉर क्रिएटिंग दिस सोशल रिफॉर्म मूवमेंट और ऐसे कर करके। तो फिर इसने बताया था, यो ह्यूम ने रिप्लाई किया था कि इट्स नॉट अ सोशल रिफॉर्म मूवमेंट, और मतलब ऐसा नहीं था कि वो लोग इसके लिए क्रिएट कर रहे हैं कि आगे चल के इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बन जाएगा, है ना। थोड़ा सिंपैथाइजर था कौन, यो ह्यूम, किसके लिए, ब्रिटिशर्स के लिए। उसको तो पता था, उसको तो इस बात का कन्विक्शन था कि भाई बाबा जी हमको बताए हैं, फिर से कहीं विरोध ना हो जाए तो एक ऑर्गेनाइजेशन खड़ा करो जिससे कि प्रॉब्लम को पता किया जा सके। तो वो तो इसलिए किए थे ना। तो धीरे धीरे यो ह्यूम जब सीन से चला गया, सेशंस होने लग गए, बाकी है ना पॉलिटिकल एजुटेशन होने लगे। अब जैसे 1885 की बात है, उससे पहले 1861 में एक इंडियन काउंसिल एक्ट आ चुका था, ठीक है, इंडियन काउंसिल एक्ट। फिर उसके बाद ये लोग डिमांड करेंगे तो 1892 का एक्ट आएगा, ठीक। वो धीरे धीरे होने लगा, मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म आया। फिर देखो अगर ऐसा होता तो बंगाल विभाजन, बंगाल डिवीजन नहीं होता, ठीक है। लॉर्ड कर्जन आते हैं, उन्होंने बंगाल डिवीजन कर दिया। मतलब वही बात है ना कि आप अभी आगे से 10 साल बाद क्या होने वाला है, यू कांट
Imagine, you can't predict, you can't expect things They did before. not anticipate. They were not anticipating it. Exactly. है ना? अभी कोई देखो, कोई ऑर्गेनाइजेशन हम ही है, मान लीजिए माही एकेडमी है, कल वो कितना बड़ा हो जाए वी डोंट नो ना, इट डिपेंड्स ऑन आवर एफर्ट, लक, बहुत सारी चीजें हैं। तो वैसा था उस टाइम पे, वो तो अभी हमको हिस्ट्री पता है कि ऐसा हो गया, राइट? ठीक, तो और कोई क्वेश्चन हो तो बताओ, है ना? इससे रिलेटेड जो एमसीक्यूज हैं वो अब हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे मॉडरेट्स, इससे ज़्यादा रिलेटेड ऐसा कुछ आया नहीं है ना? मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट और फिर स्वराजिस्ट, वो दैट स्वदेशी मूवमेंट, है ना? स्वदेशी मूवमेंट अब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। कल मैं आपको बताऊंगा मॉडरेट्स क्या, कल तो शायद ऑफ रहेगा मेरा, क्लास नहीं रहेगी, परसों, ठीक है? मॉडरेट्स क्या थे, उनकी टेक्निक क्या थी, उनका बिलीफ क्या था, एक्सट्रीमिस्ट क्यों एंट्री आ गए। हाँ, यहाँ पे एक पॉइंट मैं बता देता हूँ आपको, वो ऐसे ही जनरली समझ लीजिए कि आप ये समझो इंडियन नेशनल कांग्रेस पे लोगों को फेथ क्यों हुआ ना? जो मासेज हैं या जो भी हैं, वो फेथ क्यों जनरेट हुआ, उसका भी रीजन मैं बहुत सिंपल लाइन में बता देता हूँ कि अब ना लोग ट्रेडिशनल को भी, ट्रेडिशनल सिस्टम, ट्रेडिशनल वे ऑफ प्रोटेस्ट को भी आजमा कर देख चुके थे। अब उनको फेथ ये हुआ कि यार ये लोगों को कुछ पता है, लीडर्स को कुछ पता है, दे कैन डू समथिंग। आप देखो, अगर मैं अभी एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ, पीपल ऑलवेज सीक फॉर लीडर्स, दे ऑलवेज सीक फॉर समवन हु कैन सॉल्व देयर प्रॉब्लम। दिस इज द रीजन व्हाई बाबाज, है ना, जो भी जितने बाबा हैं वो दे गेट सो सक्सेसफुल, क्योंकि उनकी प्रॉब्लम्स को सुनने वाला कोई है। बिलीफ होता है यार बाबा जी मेरी प्रॉब्लम सुनेंगे, वहां जाके सब ठीक हो जाएगा। लोग इतने जल्दी लॉज के पास या एडमिनिस्ट्रेशन के पास क्यों नहीं जाते? जाएंगे तो पहले एफआईआर कराओ, फिर जांच होगी, फिर वो झेलना पड़ेगा। बाबा जी तो तुरंत सुने, हाँ हाँ सब ठीक, लिख के दे दिया। जो भी सिस्टम है जिसका भी है ना, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ सही है गलत है, आई एम नॉट कोटिंग इट, बट पीपल पुट सो मच फेथ, है ना? आप ये तो बड़ा एग्जाम्पल बन दीजिए, छोटा एग्जाम्पल आप समझो कि 10 लोग एक कमरे में हैं, 10 लोग कमरे में कोई इश्यू चल रहा है, लाइट खराब है, किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। एक बंदा अगर उठता है, वो कोशिश करने लग गया कि लाइट चली गई तो मैं कोशिश करता हूँ, वो ही इज सिंपली जस्ट ट्राइंग। उसको दूसरे लोग बोलना चालू करेंगे, यार लाइट, थोड़ा पानी भी देख लेना यार, पानी भी नहीं आ रहा है ना? अभी तक सब ठीक था, लेकिन वो लीडर्स, उसको एक बंदा मिल गया, एक पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट मिल गया, तो पीपल ऑलवेज लुक फॉर लीडर्स। ये चीज था, तो ये लोग नई एनर्जी, नई बात, नई चीज लेके आ रहे हैं, तो लोगों को लगा कि अब ये कुछ कर सकते हैं। दैट्स वाई पीपल स्टार्टेड पुटिंग फेथ ऑन मॉडरेट्स। जब मॉडरेट्स की से भी लगेगा कि यार ये लोग क्या ही कर रहे हैं, ब्रिटिशर्स तो कुछ हमको कंसेशन दे ही नहीं रहे हैं, तो जो यंग पॉपुलेशन थी, जो यंग नेशनलिस्ट थे, दे टेक द रूट ऑफ एक्सट्रीमिज्म, है ना? वहां से फिर रिवॉल्यूशनरी टेररिज्म, विच इज कोड गिवन बाय, दिस टर्म इज गिवन बाय हिस्टोरियन और ब्रिटिशर्स ऑल्सो, कि वो टेररिस्ट बोलते थे, तो वो राइज हुआ। तो हर चीज के पीछे कॉज होता है, ठीक? तो वो हमको समझते हुए चलना है। तो आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं, कल इसके आगे खत्म करेंगे, आगे बढ़ाएंगे और खत्म करेंगे। डाउट्स हो कुछ भी, आप लोग डाउट पूछिए, जितने से ज्यादा हो सके उतने ज्यादा डाउट्स पूछिए, ठीक? तो थैंक यू वंस अगेन। मूवमेंट, राइट? धरना प्रदर्शन अगर मैं बोलूं उसको, रैली, ये दीज थिंग्स वर न्यू टू पीपल। आज वी आर सो फेड अप, अब हमको पता है कि धरना प्रदर्शन, रैली वगैरह होती है, तो वी नो दैट देयर इज अ पॉलिटिक्स बिहाइंड इट, है ना? क्योंकि हमने सब देखा है। लेकिन उस टाइम पे लोगों के लिए ये सारी चीजें नहीं थी। जैसे कि अभी हम एक जनरेशन है, उससे पहले की जनरेशन हमारे माँ बाप की, मम्मी पापा की जनरेशन है, राइट? उनके लिए मोबाइल फोन, टेक्नोलॉजी बहुत नई चीज है, और हमारे लिए कितनी हैंडी चीज है। और अब जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उनके लिए तो और भी हैंडी चीज है, राइट? क्योंकि दे आर हियर इन दिस टेक्नोलॉजी, ठीक? तो वैसे ही ये मूवमेंट, ये पॉलिटिकल चीजें नहीं होती। अभी भी आप देखेंगे कि कभी कभी हमारे देश में कहीं कहीं पार्ट से कुछ ऐसे पॉलिटिशियन उभर आते हैं जिनको कुछ नहीं पता होता है, कुछ समझ में नहीं आता है ना। वो तो चलो डेमोक्रेसी का पावर इतना है, दे हैव रूरल और पीपल बैकिंग, बट दे डोंट अंडरस्टैंड पॉलिटिक्स बेटर, है ना? बहुत सारे लोग होते हैं।
तो वो चीज़ है कि लोगों को पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज ये एजुकेट करना। पॉलिटिकली एजुकेट करने का मतलब यही है कि भाई पता हो कि रैली हो रही है तो यू हैव टू पार्टिसिपेट, हाँ, कि रैली अगर कोई मूवमेंट हो रहा है तो आप पार्टिसिपेट करो, समझ में आएगा तभी आप पार्टिसिपेट करोगे, नहीं समझ में आएगा तो नहीं करोगे। Establish the headquarter of the movement, promote friendly relation among nationalist political workers from different part of the country। अब फ्रेंडली रिलेशन तो नहीं, एक उनमें कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश करना, राइट, हाँ, जिससे कि आपस में वो लोग मिलें, डिस्कस करें, है ना, प्लान बनाएं ऑल इंडिया लेवल पे। व्हाट इज गोइंग देयर इन बंगाल, दैट सिचुएशन माइट नॉट बी सेम इन मद्रास, राइट, लोकेशन तो सब वही है, मद्रास जितना दूर आज बंगाल से उतना दूर उस वक्त भी था, राइट। तो हु कैन टेल बेटर दैट व्हाट इज द सिचुएशन ऑफ मद्रास? ऑब्वियसली अ लीडर फ्रॉम मद्रास। एंड जब ऑल इंडिया लेवल का ऑर्गेनाइजेशन करना है आपको, ऑल इंडिया लेवल की एक्टिविटी करना है, सो देयर एवरीथिंग शुड बी इन कंसिडरेशन, राइट। डेवलप एंड प्रोपेगेट एन एंटी कॉलोनियल नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी। यस, दिस इज अगेन इम्पॉर्टेंट। एक इकोनॉमिक क्रिटिक इसके बाद हम करेंगे, उसमें पीपल आर स्टिल नॉट अवेयर दैट ब्रिटिशर्स आर नॉट फॉर आवर वेलफेयर, ठीक है, दे आर नॉट इवन अवेयर। वही जो मैंने आपको बताया था बालासोर वाला एग्जाम्पल, कितनी बड़ी घटना उड़ीसा में हो गई, लेकिन एमपी के गांव के लोगों को उनसे कोई मतलब नहीं है। दे विल लिसन इट, दे विल सिंपैथाइज अबाउट इट, दैट इज फॉर श्योर, बट मतलब इतना ज़्यादा नहीं उनको मानना है, समझ में नहीं आती है चीज़ें, राइट। अभी भी आप देख लीजिए ना, हम लोग आज उस जमाने में रह रहे हैं वेयर वी गेट इन्फॉर्मेशन इंस्टेंटली, कुछ हुआ और तुरंत इन्फॉर्मेशन मिलती है, लेकिन फिर भी अगर हिमाचल में बाढ़ आ रही है तो हम अपने काम पे लगे हुए हैं। लेकिन इनिशिएशन ऑफ कोविड जब वो चाइना में था तो वी डिडंट रियली, हाँ एग्जैक्टली, वेरी नाइस, जब तक घर तक नहीं पहुंचा तो अरे होती रहती है, चाइना में तो होता रहता, और 1-2 महीने पहले से ये रिपोर्ट आने लग गई थी कि चाइना में, लेकिन जब इंडिया में होने लग गया और भी बाकी जगह होने लगा तब समझ में आया। और ऐसे ही अगर इंडिया की बात करें तो पहले लोगों को लगा कि दिल्ली की ही प्रॉब्लम है, ये बाकी जगह तो आएगी ही नहीं ना, तो ये प्रॉब्लम थी। फॉर्मुलेट एंड प्रेजेंट पॉपुलर डिमांड्स बिफोर द गवर्नमेंट विद अ व्यू, मतलब वही है कि गवर्नमेंट को बताना कि भाई क्या है लोगों की डिमांड। डेवलप एंड कंसोलिडेट फीलिंग ऑफ नेशनल यूनिटी अमंग पीपल, विच इज जनरेटिंग नेशनलिज्म। अभी अपर क्लास एलीट में तो हो गया, लेकिन लोकल लोगों में नहीं हुआ नेशनलिज्म, जनरेटिंग नेशनलिज्म एंड केयरफुली प्रमोट एंड नर्चर इंडियन नेशनहुड, है ना, यही बात हो गई। तो ये ऑब्जेक्टिव था किसका? इंडियन नेशनल कांग्रेस का। तो याद रखने के हिसाब से तो बहुत शॉर्ट है, 2-4 फैक्ट्स और ऑब्जेक्टिव्स, इतने में 5 मिनट में ये खत्म हो, लेकिन आपको समझना है कि इसका इंपॉर्टेंस हिस्ट्री में क्या है। wherever there is any question related to means, so you can quote this event also। क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि किस नेचर का क्वेश्चन है, लेकिन आप इसको समझिए, बैकग्राउंड समझ के रखिए कि इन विच बैकग्राउंड इट इज़ डेवलपिंग, क्या रीज़न था, है ना, वो ध्यान रखना। आप क्वेश्चन एंड आंसर देखते हैं। अच्छा, क्वेश्चन एंड आंसर अगर आपके कुछ हैं तो बताइए, क्योंकि इसकी नेक्स्ट स्लाइड में है क्वेश्चन एंड आंसर। एनीथिंग यू वांट टू आस्क related to Indian National Congress? इसको जैसे ये सेफ्टी वर्क कर रही है, मतलब ये इतना बड़ा रीजन होगा कि उन्होंने बिना सोचे समझे एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट कर दी जो आने वाले टाइम में उनके अपने पतन का कारण है। मतलब ये थोड़ा सा इसका कॉज एग्जैक्ट मुझे समझ नहीं आया। हाँ, वो भी मैं आपको बताता हूँ, एक सेकेंड। ठीक है, तो कॉज ये है कि आपने क्या बोला था कि क्यों ये मूवमेंट इतना बड़ा है ना, तो हाँ वो ऐसा नहीं है, अभी हमने समझ लिया, बता दिया, इसलिए लग रहा है कि है, लेकिन उसके पहले
पूरा बैकग्राउंड है, जब आप एक पढ़ोगी ना बुक तो इसमें जो इसके कुछ फ्रेंड्स थे, एओ ह्यूम के फ्रेंड्स थे, जो जीएम मालाबारी और ये सारे जो उस टाइम के बड़े लोग थे वो फ्रेंड्स भी थे। तो जब इंडियन नेशनल कांग्रेस एस्टेब्लिश हुआ तो सबसे पहले तो ये एक डिसाइड हुआ कि इट्स नॉट अ सोशल रिफॉर्म ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें सोशल रिफॉर्म के इसमें आईएनसी में ये भी था कि हम सोशल रिफॉर्म वाले इशू नहीं लेंगे, है ना। सोशल रिफॉर्म इशू नेशनल इशू मतलब वो डिपेंड करता है, सोशल रिफॉर्म तो हो गया था। तो मालाबारी ने लिखा था पूरा कि थैंक यू फॉर क्रिएटिंग दिस सोशल रिफॉर्म मूवमेंट और ऐसे कर करके। तो फिर इसने बताया था, एओ ह्यूम ने रिप्लाई किया था कि इट्स नॉट अ सोशल रिफॉर्म मूवमेंट, और मतलब ऐसा नहीं था कि वो लोग इसके लिए क्रिएट कर रहे हैं कि आगे चल के इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बन जाएगा, है ना। थोड़ा सिंपैथाइजर था कौन, एओ ह्यूम, किसके लिए, ब्रिटिशर्स के लिए। उसको तो पता था, उसको तो इस बात का कन्विक्शन था कि भाई बाबा जी हमको बताए हैं, फिर से कहीं विरोध ना हो जाए तो एक ऑर्गेनाइजेशन खड़ा करो जिससे कि प्रॉब्लम को पता किया जा सके। तो वो तो इसलिए किए थे ना। तो धीरे धीरे एओ ह्यूम जब सीन से चला गया, सेशंस होने लग गए, बाकी है ना पॉलिटिकल एजुटेशन होने लगे। अब जैसे 1885 की बात है, उससे पहले 1861 में एक इंडियन काउंसिल एक्ट आ चुका था, ठीक है, इंडियन काउंसिल एक्ट। फिर उसके बाद ये लोग डिमांड करेंगे तो 1892 का एक्ट आएगा, ठीक। वो धीरे धीरे होने लगा, मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म आया। फिर देखो अगर ऐसा होता तो बंगाल विभाजन, बंगाल डिवीजन नहीं होता, ठीक है। लॉर्ड कर्जन आते हैं, उन्होंने बंगाल डिवीजन कर दिया। मतलब वही बात है ना कि आप अभी आगे से 10 साल बाद क्या होने वाला है, यू कांट इमेजिन, यू कांट प्रिडिक्ट, यू कांट एक्सपेक्ट थिंग्स बिफोर। they were not anticipating it exactly, है ना। अभी कोई देखो, कोई ऑर्गेनाइजेशन हम ही है, मान लीजिए माही एकेडमी है, कल को कितना बड़ा हो जाए वी डोंट नो ना, इट डिपेंड्स ऑन आवर एफर्ट, लक, बहुत सारी चीजें हैं। तो वैसा था उस टाइम पे, वो तो अभी हमको हिस्ट्री पता है कि ऐसा हो गया, राइट, ठीक। तो और कोई क्वेश्चन हो तो बताओ, है ना। इससे रिलेटेड जो एमसीक्यूज हैं वो अब हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे मॉडरेट्स, इससे ज़्यादा रिलेटेड ऐसा कुछ आया नहीं है ना। मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट और फिर स्वराजिस्ट, वो दैट स्वदेशी मूवमेंट, है ना, स्वदेशी मूवमेंट अब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। कल मैं आपको बताऊंगा मॉडरेट्स क्या, कल तो शायद ऑफ रहेगा मेरा, क्लास नहीं रहेगी, परसों, ठीक है। मॉडरेट्स क्या थे, उनकी टेक्निक क्या थी, उनका बिलीफ क्या था, एक्सट्रीमिस्ट क्यों एंट्री आ गए, है ना। हाँ, यहाँ पे एक पॉइंट मैं बता देता हूँ आपको, वो ऐसे ही जनरली समझ लीजिए कि आप ये समझो इंडियन नेशनल कांग्रेस पे लोगों को फेथ क्यों हुआ ना, जो मासेज हैं या जो भी हैं, वो फेथ क्यों जनरेट हुआ, उसका भी रीज़न मैं बहुत सिंपल लाइन में बता देता हूँ कि अब ना लोग ट्रेडिशनल को भी, ट्रेडिशनल सिस्टम, ट्रेडिशनल वे ऑफ प्रोटेस्ट को भी आजमा कर देख चुके थे। अब उनको फेथ ये हुआ कि यार ये लोगों को कुछ पता है, लीडर्स को कुछ पता है, दे कैन डू समथिंग। आप देखो, अगर मैं अभी एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ, पीपल ऑलवेज सीक फॉर लीडर्स, दे ऑलवेज सीक फॉर समवन हु कैन सॉल्व देयर प्रॉब्लम। दिस इज द रीजन व्हाई बाबाज, है ना, जो भी जितने बाबा हैं वो दे गेट सो सक्सेसफुल, क्योंकि उनकी प्रॉब्लम्स को सुनने वाला कोई है। बिलीफ होता है कि यार बाबा जी मेरी प्रॉब्लम सुनेंगे, वहाँ जाके सब ठीक हो जाएगा। लोग इतने जल्दी लॉज के पास या एडमिनिस्ट्रेशन के पास क्यों नहीं जाते? जाएंगे तो पहले एफआईआर कराओ, फिर जांच होगी, फिर वो झेलना पड़ेगा। बाबा जी तो तुरंत सुने, हाँ हाँ सब ठीक, लिख के दे दिया। जो भी सिस्टम है जिसका भी है ना, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ सही है गलत है, आई एम नॉट कोटिंग इट, बट पीपल पुट सो मच फेथ, है ना। आप ये तो बड़ा एग्जाम्पल बन दीजिए, छोटा एग्जाम्पल आप समझो कि 10 लोग एक कमरे में हैं, 10 लोग कमरे में कोई इश्यू चल रहा है, लाइट खराब है, किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। एक बंदा अगर उठता है, वो कोशिश करने लग गया कि लाइट चली गई तो मैं कोशिश करता हूँ, वो ही इज सिंपली जस्ट ट्राइंग। उसको दूसरे लोग बोलना चालू करेंगे, यार लाइट, थोड़ा पानी भी देख लेना यार, पानी भी नहीं आ रहा है ना। अभी तक सब ठीक था, लेकिन वो लीडर्स, उसको एक बंदा मिल गया, एक पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट मिल गया। तो पीपल ऑलवेज लुक फॉर लीडर्स,
ये चीज था। तो ये लोग नई एनर्जी, नई बात, नई चीज लेके आ रहे हैं, तो लोगों को लगा कि अब ये कुछ कर सकते हैं। दैट्स वाई पीपल स्टार्टेड पुटिंग फेथ ऑन मॉडरेट्स। जब मॉडरेट्स की से भी लगेगा कि यार ये लोग क्या ही कर रहे हैं, ब्रिटिशर्स तो कुछ हमको कंसेशन दे ही नहीं रहे हैं, तो जो यंग पॉपुलेशन थी, जो यंग नेशनलिस्ट थे, दे टेक द रूट ऑफ एक्सट्रीमिज्म, है ना। वहां से फिर रिवॉल्यूशनरी टेररिज्म, विच इज कोड गिवन बाय दिस टर्म इज गिवन बाय हिस्टोरियन और ब्रिटिशर्स ऑल्सो, कि वो टेररिस्ट बोलते थे, तो वो राइज हुआ, है ना। तो हर चीज के पीछे कॉज होता है, ठीक। तो वो हमको समझते हुए चलना है। तो आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं, कल इसके आगे खत्म करेंगे, आगे बढ़ाएंगे और खत्म करेंगे। डाउट्स हो कुछ भी, आप लोग डाउट पूछिए, जितने से ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा डाउट्स पूछिए, ठीक। तो थैंक यू वंस अगेन।